कि मैम आपका माइक म्यूट हो गया है। हेलो, जी मेरी आवाज आ रही है? अब ठीक है? जी मैम अब आ रही है। ठीक, ओके। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं बेसिक शिक्षा विभाग देवा बाराबंकी जो ये वेबिनार आयोजित कर रहा है, उसके साथ जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहती हूँ और बधाई भी देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया, इतने अलग अलग शो से लोगों को जोड़कर उनके लेक्चर्स करवा के अब टीचर्स के लिए एक बहुत अच्छा फॉर्म तैयार किया। मैं धन्यवाद जो पूर्व राजकुमार वर्मा, उन्होंने मुझे याद रखा, और जो अभी नए शोधार्थी हैं राजेश, हमें लग रहा है मैम का कनेक्शन टूट गया है हम लोगों से। हाँ जी, कुछ कनेक्शन की प्रॉब्लम जी लग जी रही है, जी। क्योंकि कुछ देर पहले तक मैम यूनिवर्सिटी में ही थी, पता नहीं वहीं से ऑनलाइन है या घर से है। मैं देखता हूँ। जब तक मैडम जुड़ती है तब तक हम लोग देखते वेट करते हैं मैडम के जुड़ने का, और तब तक अपनी बात जारी रखते हैं। तो अमिता वाजपेयी मैडम, जिसके बारे में राजेश जी ने बताया, बहुत ही एक जिम्मेदार हमारी प्रोफेसर और डीन है। जय हिंद जी। हाँ मैम जी, जुड़ गई हैं। आ गए, ठीक है, वेलकम मैडम। हाँ मैम, फिर से आपका स्वागत है देवा महादेवा की भूमि पर, और हम लोग चाहेंगे कि आप अपने आशीर्वचनों से हम लोगों को अनुग्रहित करें। शायद मैम का कनेक्शन फिर कट गया है। खत्म हो गया, आपका भी दिखा दूं? हाँ ये प्रखर बेटा, इसकी यार फ्लैश टाइम किसने कम कर दिया? मैम एक बार फिर हम लोगों से जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। हेलो। जी मैम, हम लोग सुन रहे हैं आपको। जी, आपकी आवाज आ रही है। सॉरी, मैं पता नहीं क्या टेक्निकल प्रॉब्लम रही है, आई एम वेरी सॉरी। कुछ मैं आज जो ये कई तरह की दोबारा कुछ प्रॉब्लम हो, मैं इस अवसर का फायदा उठाकर आप लोगों से एक ऐसे विषय पर बात करना चाह रही हूँ, मुझे बहुत प्रिय है, और वो है स्वदेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। बारे में मुझे हेलो।
जी मैम, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा ठीक, ओके ओके ठीक है। समावेशी शिक्षा के बारे में मैं कुछ बातचीत करना चाह रही थी, सिर्फ बातचीत करना चाहूँ। समावेशी शिक्षा सब लोग जानते हैं, उसके कॉन्सेप्ट से परिचित हैं और ये जानते हैं कि इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 18वीं शताब्दी के अंत में उसके बाद एकीकृत शिक्षा का कॉन्सेप्ट आया 1974 में और ये आया है इन शायद मैम की कनेक्टिविटी थोड़ी गड़बड़ है और बच्चाराम जी भी जुड़ गए हैं। श्री बच्चाराम जी, जिनको सब लोग सुनने के लिए काफ़ी लालायित थे और दोबारा सबकी रिक्वेस्ट पर मैंने उनसे दोबारा रिक्वेस्ट की है कि वो आ जाएं और कुछ अपने आशीर्वचनों से जो है हम लोगों को अनुग्रहित करें। तो एक बार फिर से हम लोग देवा महादेवा की भूमि पर श्री बच्चाराम जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और चाहेंगे कि जब तक मैम की आवाज़ थोड़ा सा जुड़ रही है तब तक आप जो है कुछ आशीर्वचन से अपने हम लोगों को अनुग्रहित करें। श्री बच्चाराम जी। क्या वाजपेयी मैडम भी जुड़ नहीं पा रही हैं? सर जुड़ी हुई है लेकिन उनकी आवाज थोड़ी सी आ नहीं रही। वाजपेयी मैडम जुड़ी है लेकिन आवाज नहीं आ रही, पता नहीं। हाँ सर, मैम की कनेक्टिविटी में शायद कुछ प्रॉब्लम है और उनको अभी अच्छा, तो दोबारा आ गई। आ गई, हाँ दोबारा आ चुकी। आ गई, कनेक्ट करिए, उनको कनेक्ट करिए। हाँ तो ठीक है, एक मीटिंग कर लें। मैम जुड़ गई है। मैम आवाज आ रही है? मैम अगर आवाज आ रही है तो अपना आशीर्वाद हम लोगों को दीजिए। अमिता मैम का माइक ऑफ है। राजेश जी जरा कॉल करके देखिए मैम से। मैम डिस्कनेक्ट हो गई, मुझे लग रहा है मैम डिस्कनेक्टेड हो गई हैं, अभी दिख नहीं रही है मुझे लग रहा है ग्रुप में। आप लोग ये प्रेजेंटिंग बंद कर दीजिए प्लीज। कोई प्रेजेंट नहीं करेगा, नहीं हमको मजबूरन फिर उसको निकालना पड़ेगा। प्लीज कोई प्रेजेंट नहीं करेगा। जब तक मैम कनेक्ट हो कमलेश जी, हमें लगता है हमारे बीच हमारे सर आदरणीय सर आ चुके हैं, बच्चाराम सर जी। हम उन्हीं को सुनते हैं। वो जब बीच में आएगा मैडम से बात कर लीजिएगा, तो 10 मिनट बाद मैम को जोड़ लीजिएगा। अभी हम सर से रूबरू होते हैं और वो हमारे बीच में है और डॉक्टर सोनिया गुप्ता जी भी हमारे बीच में आ चुके हैं।
तो मुख्य हमारे वक्ता जो है उनको बच्चा वर्मा जी सर को हम सुनते हैं। हेलो, अभी सर आप ऑडिबल हैं। ओके, तो ये बताएं कि अभी मैं शुरू करूं कि अभी मैम जुड़ने वाली हैं? सर आप शुरू करिए मैम जी, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, बात हो नहीं पा रही है ना। अच्छा, तो वीडियो में भी आप कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो से सिग्नल कमजोर हो जा रहा है। हाँ ठीक है सर, ठीक है, ओके। तो आज पुनः बाराबंकी की बहुत ही ऐतिहासिक ब्लॉक देवा की सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मेरे ख्याल से शायद छठा दिन है, कौन सा दिन है? 5वां दिन है? 7वां दिन है सर। 7वां दिन है, वेरी गुड, 7वां दिन। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। आज 7वां दिन है और आज के 7वें दिन एक टॉपिक है विद्यालय नेतृत्व का। टॉपिक बहुत ही सहज और सामान्य है, लेकिन एक बहुत गहराई को लिए हुए है विद्यालय नेतृत्व। एक बहुत ही उछले तौर पर इसको हम समझते हैं कि कोई नेता जैसा मामला है, कुछ अगुवाई करना है, ऐसा नहीं है। नेता का आशय यहाँ पर ये होता है कि न तो आगे चलना न पीछे चलना, बल्कि सबको साथ लेकर चलना। मैं निवेदन करूंगा कि जो साथी नोट करना चाहते हैं खास चीजें नोट करते रहेंगे। नेता का मतलब कतई यहाँ ये नहीं कि आगे चलना, दाएं बाएं चलना या पीछे से चलना, सबको पुश करना। यहाँ विद्यालय नेतृत्व से आशय पहली बात ये है कि सबको साथ लेकर चलना। वो चाहे सहायक अध्यापक हों, शिक्षक हों, अन्य साथी हों, पूरा स्टाफ हो या फिर बच्चे हों, अभिभावक हों, सबको एक साथ लेकर एक राय में लेकर चलना, एक बात। दूसरी बात यह है कि आवाज मेरी जा रही है, जो कि यहाँ तूफान बहुत तेज है, इसमें आंधी तूफान बहुत तेज चल रहा है। सर ऑडिबल हैं आप? प्रभाव, इसके लिए मैं आपको एक चीज बहुत ही सामान्य रूप से कि एक आदमी का नेता बनना, 100 आदमी का नेता बनना, 200 आदमी का नेता बनना, अगुवा बनना, मुखियागिरी करना, मुखिया बनना, इनमें थोड़ा अंतर हो जाता है। पर भाव में अंतर नहीं है। भाव सब में, चाहे एक आदमी का, चाहे आप घर के मुखिया होइए, स्कूल के मुखिया होइए या देश के मुखिया होइए, भाव सबका एक ही है। बस इतना रहता है कि वहाँ एक आदमी को लीड कर रहे हैं, यहाँ 10 आदमी को, वहाँ 100 आदमी को, वहाँ पूरे देश को लीड कर रहे हैं, इतना ही फर्क है। लेकिन क्वालिटी वही होती है सब में, यह होनी चाहिए। इस क्वालिटी पर गोस्वामी जी महाराज ने एक पंक्ति लिखी है कि मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान को एक, पालहि पोसहि सकल अंग, स्वामी सहित विवेक। अर्थात किसी में भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक घर का उदाहरण देता हूँ साथियों, सभी भाई बहनों को, क्योंकि सभी लोग घर से संबंध है सभी लोगों का। घर के माहौल को आप जानते हैं कि किसी भी घर में कुछ लोग अकेले खाने लगे तो घर का माहौल बिगड़ जाता है। कुछ लोग विशेष खरीदारी करने लगे तो घर का माहौल बिगड़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि घर के लोगों ने या उस मुखिया ने घर के लोगों पर समभाव नहीं किया। मुखिया का आशय यह है कि एक रोटी अगर घर में हो तो छोटे बड़े मिलाकर एक एक टुकड़ा, आधा आधा टुकड़ा, जितना भी बचता है उसको लेकर के एक साथ खाएं। कभी अगर मुखिया ने अकेले में खाना खाया तो गड़बड़ है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मुखिया का प्रयास स्कूल में हो या घर में हो या कहीं देश में हो, वो सबके साथ में, सबके साथ सारी दुनिया जानती रहे कि मेरे मुखिया क्या खा रहे हैं। अगर दुनिया देश घी खा रही है तो मुखिया को चाहिए कि उससे थोड़ा कम खाए जितना दुनिया खा रही है, या उतना खाए या उससे कम खाए। उससे ज्यादा खाने की कोशिश किया, उससे ज्यादा पहनने की कोशिश किया, उससे ज्यादा ऐश आराम की कोशिश किया, वो कतई नेतृत्व नहीं कर सकता। और यही वजह है कि हमारे देश में तमाम नेतृत्व कौशल असफल है, फ्लॉप है। वो किसी तरह से देश चल रहा है, देश चलने में उनका बहुत बड़ा हाथ नहीं है, बल्कि वो कुदरत की देन है कि देश चल रहा है। जैसे एक ट्रैफिक होता है तो वहाँ एक ट्रैफिक पुलिस होता है, ट्रैफिक को हम चला रहे हैं, पर ऐसा नहीं, फिर भी दुर्घटना हो जाती है। ट्रैफिक को बहुत कुछ कुदरत चलाती। हाँ, वो जो ट्रैफिक पुलिस खड़ा है वो एक आधार देता है उस चीज को, कुदरत की संरचना को एक आधार देता है कि कायदे संचालन होता रहे, दुर्घटनाओं का बचाव होता रहे। उसी तरह से हमारे देश के तमाम नेता, ऐसे कुछ नेता बहुत अच्छे हैं पर कुछ ऐसे होते हैं जिनमें वो क्वालिटी नहीं होती फिर भी नेता बने।
तो नेता का आशय है कि संभाव त्याग, दूसरा पक्ष है इसका त्याग। जितना आप त्याग करोगे, मैडम शायद जुड़ गई है मेरे ख्याल से। हेलो हेलो, सर आप कंटिन्यू करिए। ओके साथियों, हम लोग मैडम नहीं जुड़ी चल रहे थे। आप करिए। अच्छा, फोटो आ गई थी उनकी, फोटो आ गई थी सुनिए। ओके, तो एक बहुत ही संभाव, बहुत ही बेहतरीन भाव, संभाव कैसे जगाया जाता है, कैसे पैदा होता है, मैं आपको छोटा एक मिसाल देता हूँ। एक बार गांधी जी, इससे पहले कहानी सुनने से पहले आप ये जान लीजिए कि किसी भी नेतृत्व कौशल के लिए, चाहे वो बच्चों में हो, नेतृत्व कौशल हेडमास्टर में, सहायक में, इंचार्ज में, रसोइये में, किसी में भी हो सकता है, बच्चों में, सब में हो सकता है। इसके लिए हमें ये चाहिए कि जो शिक्षक का नेतृत्व कौशल है वो प्रबंधन और क्रियान्वयन से आशय वहां होता है। कितना बढ़िया प्रबंधन आप कर लेते हैं, कितना बढ़िया क्रियान्वयन कर लेते हैं। और जो बच्चों का नेतृत्व कौशल है वो बच्चे आपके प्रबंधन में और आपके क्रियान्वयन में कितना सहयोग कर लेते हैं। जैसे बाल संसद है, मीना की समितियां हैं, बहुत सारी मीना समितियां हैं, बाल संसद है, अब दोनों को एक कर दिया गया है। पहले दोनों अलग अलग थे, अभी चूंकि बालिका शिक्षा का ये योजना मीना मंच वाली वो प्राइमरी भी लागू है, जूनियर भी लागू, तो दोनों का एक समन्वित रूप से, अब वो चाहे आप बाल संसद बनाइए, चाहे मीना पंचायत बनाइए, कुछ भी बनाइए, वो सब एक जैसी एक रूपरेखा में आ गए हैं। पर इसको समझने के लिए जरूरी ये है कि आप किसी में वो संभाव कैसे पैदा करेंगे। एक निवेदन मेरा ये है कि जैसे इसमें बहुत सारे SRGs भी होंगे, ARPs भी होंगे, बहुत सारे विद्वान शिक्षक भाई बहन यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ विद्वान अन्य अतिथिगण भी होंगे। बहुत जरूरी ये है कि हम अपने विद्यालय में जब भी जाएं, बच्चों से हमने कोई आदेश कहा कि बच्चों जरा सफाई कर लो, बच्चों चलो जरा सा ये कक्षा साफ कर लो, तो अगर पहला पत्ता आप उठाते हो, पहला कागज आप उठाते हो, तो यकीन मानिए सारे बच्चे आपके पीछे पीछे कर जाएंगे, साथ साफ करेंगे आप। पर अगर आप उनसे कराते हो, 2 बच्चे इधर भागेंगे, 2 बच्चे उधर भागेंगे, 2 बच्चे उधर, कभी करके देखिएगा इस चीज को कि बच्चे इतने होनहार होते, इतने समझदार होते हैं कि अगर आप एक बार झुक गए, एक लकड़ी आपने उठाई तो बच्चे सारी लकड़ियां उठा लेंगे। एक कागज आपने उठाया, बच्चे सारे कागज उठा लेंगे, आपको फिर उठाने नहीं। लेकिन जब तक आप झुकेंगे नहीं, तब तक बच्चे दाएं बाएं होते रहेंगे, डिस्टर्ब होते रहेंगे। तो आशय ये है कि नेतृत्व कौशल के लिए बहुत जरूरी है कि पहले आप शुरुआत आपसे हो, स्टार्टिंग आपसे हो, और साथ साथ आप उनका साथ दें, वहां पर मौजूद रहें। एक चीज और आती है इसमें, एक संभाव बनाना कैसे प्रेरित किया जाता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ गांधी जी का। एक बार गांधी उस जमाने में देश की आजादी के लिए 4 आने की रसीद काटते थे और उनके पास कोई धन नहीं था, किसी का पैसा उनके पास जमा होता था। एक बार कस्तूरबा गांधी को, यानी बा को, बीमार होंगे बहुत तेज। गांधी जी डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर ने चेकअप किया, कहा भाई बा को, तो बा जब चली गई चेकअप के बाद बाहर बैठा दिया। गांधी जी को डॉक्टर ने बुलाया, कहा देखिए बा को शुगर है और इसमें इनको 2 काम करना पड़ेगा, शुगर के साथ साथ इनका BP भी गड़बड़ है। तो शुगर तो भी गनीमत है, पहले BP इनका सही करिए। तो कहा क्या करें, कहा करिए नमक खाना छोड़ दें, नमक खाना छोड़ दें, कुछ हार्ट में प्रॉब्लम भी आ रही थी और BP भी गड़बड़ हो रही थी। तो डॉक्टर ने सलाह दिया गांधी जी को, जाके कहिए बा से कि नमक खाना छोड़ दें। दवा दे दिया और 1 महीने बाद फिर बुलाया। गांधी जी घर पर गए, बा से कहा कि ये सारी दवाएं हैं और ये दवाएं बड़ी मेरे लिए कीमती हैं, और उस जमाने में 1.5 रुपए की दवाएं थी, 4 आने की 1 रसीद, यानी 6 रसीदों की कीमत वो 1.5 रुपए थी। कहा इसमें देखो देश का पैसा लगा है, जनता का पैसा लगा है, इसलिए परहेज करना जरूर। कहा क्या परहेज करना है, नहीं खाना तुमको। तो चूंकि कस्तूरबा जी वो किचन की मास्टर थी, गृहिणी, खाना वही बनाती थी, तो धीरे धीरे करके कभी खाया, कभी कम खाया, कभी ज्यादा खाया, छोड़ा नहीं उन्होंने पूरा, क्योंकि नमक छोड़ना बहुत आसान नहीं है, पर उन्होंने नहीं छोड़ा और कभी थोड़ा खाया, कभी ज्यादा खाया। 1 महीने बाद जब वो गई दिखाने, तो डॉक्टर ने फिर टेस्ट किया, तो पाया कि उनके शरीर में नमक की मात्रा वैसी ही है, जांच करके। तो उसके बाद
उनको बाहर बिठाया, गांधी जी को अंदर बुलाया। गांधी जी से कहा, देखो बाँ ने नमक खाना छोड़ा नहीं, इसलिए दवा काम नहीं कर रही। गांधी जी कहा ठीक है। फिर वो घर आए, तो घर आकर जब खाना बनाने का समय हुआ तो उन्होंने बा को आवाज दिया, कहा सुनो आज मेरे खाने में नमक मत डालना। तो बा बहुत खुश हुई इस बात से कि लगता है ये भी डॉक्टर के पास गए थे, लगता है इनको भी कुछ हार्ट और बीपी हो गया है, डॉक्टर ने इनको भी मना कर दिया। बहुत खुश हुई। अब वो नमक नहीं डालते थे, चूंकि गांधी जी जान जाते तो अब नमक नहीं डालते थे। अब की बार डॉक्टर ने कहा था 3 महीने बाद आइएगा। अब गांधी जी ने नमक खाना छोड़ दिया। अब कस्तूरबा जी ने भी छोड़ दिया, क्योंकि बनता ही नहीं था तो उन्होंने भी छोड़ दिया। 3 महीने बाद जब वो लेकर वहां गए तो डॉक्टर ने चेक किया और कहा देखो अब एकदम बिल्कुल फिट है, अब थोड़ा बहुत नमक खा सकती है। तो कस्तूरबा गांधी बाद में डॉक्टर के पास जब गांधी बाहर निकल आए तो डॉक्टर के पास नहीं, कहा डॉक्टर साहब मेरी तबीयत कैसी है? कहा बिल्कुल फिट है एकदम, आप थोड़ा बहुत नमक खा सकती हैं। और कहा मेरे पति महोदय? कहा उनको क्या हुआ था, उनको तो कुछ था ही नहीं। अब वो संध्या घर आई तो उन्होंने पूछा कि आपने नमक क्यों छोड़ा था? तो गांधी जी ने जवाब दिया कि देखो जब तक मैं उस काम को स्वयं नहीं करता था तब तक उसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ा। अभी मैंने भी खाना छोड़ दिया तो तुमने भी खाना छोड़ दिया। कस्तूरबा गांधी ने उस दिन से संकल्प ले लिया कि आज के बाद दुनिया में मेरे लिए और कोई समाज नहीं है, कुछ भी नहीं है सिवाय आपकी। और उसी दिन से उनका हर आदेश वो मानने लगी, यहाँ तक कि एक लकड़ी का गुटका जिससे साबुन लगाते थे वो भी। तो वो उनके दिल के नेता बन गए, दिल के अगुआ बन गए। अर्थात मेरा आशय है कि आपका व्यक्तित्व ऐसा निराला होना चाहिए कि लोगों पर इसका ऐसा प्रभाव पड़े, जो भी आपके सामने उनको लगे कि हाँ ये मेरे नेता हैं, ये मेरे अगुआ हैं, ये मेरे मुखिया हैं, ये मेरे हीरो हैं। और वैसा ही हीरो जो अपने साथ साथ सभी लोगों की रक्षा करता है, सभी की देखभाल करता है, सभी को शिक्षा देता है, सभी को समान रूप से सिखाता है, समभाव रखता है। एक टीचर में समभाव रखना वर्तमान परिवेश में बहुत आसान नहीं है, लेकिन मुखिया को चाहिए कि वो खान पान को एक मतलब खान पान रहन सहन आचार विचार सबके साथ एक जैसा व्यवहार करे। ये बहुत बड़ी बात है, ऊंची बात नहीं है, शायद बहुत बड़े बड़े महापुरुषों में संभव है, लेकिन कोशिश हमें करनी चाहिए कि किसी को ये न लगे कि हमारे साथ यहाँ भेदभाव हो रहा है। तो जैसे आपने बाल संसद बनाया, वो नेतृत्व कौशल निखारने के लिए। कोई बच्चा बहुत बढ़िया मैदान साफ कर ले रहा है तो आपने उसको स्वच्छता समिति, सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति, अभिनय समिति, एमडीएम समिति, शिक्षा प्रबंधन समिति, कक्षा संचालन समिति, जो भी समिति आप बना रहे हैं, तो जब आप पाइए कि इस बच्चे में ये कौशल है तो उस बच्चे को बना दीजिए। फिर 1 महीने बाद उसको देख करके तमाम लोग और आगे आने की कोशिश करेंगे। 1 महीने बाद आप उस समिति को बदल दीजिए, फिर 1 महीने बाद उस समिति को बदल दीजिए। इस तरह से तमाम बच्चों को अभिनय का, कक्षा प्रबंधन का, प्रशिक्षण के तौर तरीकों का, बच्चों से काम कराने का, स्वच्छता का और प्रार्थना का, सांस्कृतिक कार्यक्रम का, तमाम तरह के कौशल से धीरे धीरे करके बच्चे में गुण होते हैं, बस इनके निखारने की जरूरत होती है। उनका नेतृत्व हर बच्चों में नेतृत्व कौशल बहुत होता है। आप पाएंगे कि अगर 20 बच्चे खेल रहे हैं तो आप देखेंगे उसमें 1-2 अगुआ बन जाते हैं, खुद ब खुद अगुआ बन जाते हैं, फिर कभी वो अगुआ बन जाएगा। अगर उसको जलन होगी तो कहेगा नहीं हम तेरे साथ न खेले, मैं इनके साथ ही खेले, तो वो जाके अपना एक अलग टीम बना लेता है। अर्थात उनमें कौशल होता है। जरूरी है कि शिक्षक किस विधा से उनका प्रयोग बखूबी कर ले। अब वैसे तो नेतृत्व कौशल के तो 3 तरह के इसके प्रकार होते हैं, पर उन प्रकारों को छोड़ दीजिए आप। यहाँ मुख्य रूप से प्रजातांत्रिक तरीके से जो प्रजातांत्रिक नेतृत्व है, स्कूल में वो सिस्टम ज्यादा बेहतरीन है, ज्यादा अच्छा है वर्तमान परिवेश में। पहले स्कूल में जब हमारे यहाँ गुरुकुल सिस्टम था तभी प्रजातांत्रिक पद्धति नहीं होती थी, तब वो एकल पद्धति होती थी। अभी प्रजातांत्रिक पद्धति है, अर्थात सभी हर काम आप करें तो सभी साथियों की राय लेने, बच्चों को जो मॉनिटर्स हैं या 1-2 बच्चे क्लास के प्रमुख हैं उनकी आप राय लें। तो अगर आप उनकी राय लेंगे तो आप देखेंगे बच्चे कितना बढ़िया राय देते हैं और कहेंगे मैम नहीं यहाँ बैठा के ऐसे मत खिलाइए, ऐसे ऐसे मैम खिलाइए। क्योंकि बच्चे उनके बीच के होते हैं, वो रोज की क्रिया प्रतिक्रिया जानते हैं कि बच्चे मैम ये वाला खेल न खिलाइए, ये वाला खेल खिलाइए, ये वाला पीटी कराइए, ये इस समय कराइए, ये ऐसे करिए। कक्षा में बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट आपको देते हैं बच्चे, उनमें वो कौशल का विकास होता है। आवाज मेरी जा रही है क्योंकि यहाँ मौसम बहुत खराब हो गया है। हेलो।
स्पष्ट आवाज आ रही है सर, मेरी स्पष्ट आ रही है। हाँ सर। ओके जैन जी, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। तो नेतृत्व कौशल से आशय है कि विद्यालय में जो नेतृत्व कौशल है वो एक शिक्षक का दायित्व बनता है कि हर बच्चे में इस कौशल को जागृत करे। कोई बहुत बढ़िया लिख ले रहा है तो आप चाहें तो प्रतियोगिता समिति, वाद विवाद समिति, कैसी भी समितियां बना सकते हैं, उस पर कोई बंधन नहीं है। जब से शिक्षा संग्रह लागू हुआ है तब से कोई भी बंधन उस पर नहीं है कि आप कैसे भी करें। मैं आपको बताऊं कि कैसे अपने त्याग से और विवेक से एक बहुत ही कमजोरतम आदमी हीरो बन जाता है, मुखिया बन जाता है, नेतृत्व कौशल उसमें आ जाता है, लोग उसको मानने लगते हैं, सम्मान देने लगते हैं और अपना हीरो समझने लगते हैं और फिर उसके पीछे साथ चलने लगते हैं। इसी में एक कहानी आपको सुनाऊंगा। आपने यही मई जून का महीना था, तो ईद होती है हमारे यहाँ एक, और ईद खिसकती रहती है। तो उस बार ईद मई के महीने में पड़ी, बहुत गर्मी का मौसम था, लू चल रही थी और बहुत तेज गर्मी थी। ईद की तैयारियां सुबह से होने लगी। उस जमाने में जबकि ये कहानी है तब ईदगाह बहुत पास में नहीं होते, दूर दूर हुआ करते थे। एक गांव ऐसा था जहां से ईदगाह लगभग 3 किलोमीटर दूर था। पूरा गांव सुबह तैयार होकर के, नहा धोकर के ईदगाह में नमाज पढ़ने जा रहा था और वहां मेला लगता था। उसके बाद लोग नमाज पढ़ने के बाद लोग मेला देखते थे। उसके बाद आते अपना, कुछ लोग घर से खा के जाते थे, कुछ बच्चे, बाकी लोग खुशी में कोई नहीं, सब नमाज पढ़ के मेला लौट तभी खाते थे। आमतौर से नमाज पढ़ने के बाद ही कुछ खाते थे। तो 4 बच्चे थे, आप इसको सुने होंगे, नूरे, शम्मी, महमूद और हामिद। ये 4 बच्चे भी तैयार हुए एक साथ चलने के लिए सुबह सुबह। तो सारे बच्चों ने कुछ खा लिया था, लेकिन हामिद के घर में केवल उसकी एक बूढ़ी माँ थी जिसका नाम आमिना था। अभी आमिना किसी तरह से मांग जांच करके उसके लिए नकली खीर बना रही थी। अभी पकने में समय था, तब तक नूरे, शम्मी और महमूद तैयार होकर आ गए। हामिद को खाली पेट मेला जाने की, तो वो ईदगाह के मेले में जाने को तैयार हो गया। कपड़े पहने, जो भी कुछ था, उसका कपड़ा बहुत अच्छा नहीं था। गरीबी का नया कपड़ा दूसरा होता है और अमीरी का नया कपड़ा दूसरा होता है। दोनों ही कपड़े हैं, पर हामिद के पास जो था वो उसने पहना। उसका अगर 5 पैसे का रहा होगा तो महमूद नूरे का 10 रुपए का, इतना अंतर था। खैर, चारों लोग पहुंचे, सब लोग। तब तक वहां जब पहुंचे मेले में तो 10-11 बज गया, दोपहर का समय हो गया, गर्मी का महीना। सारे लोगों ने तुरंत शरबत पिया, ठंडा ठंडा शरबत। और पैसा कितना किसके पास था? किसी के पास 2 रुपए, किसी के पास 1 रुपए, किसी के पास 50 पैसे और हामिद के पास कुल 6 पैसे थे। सॉरी, माफ कीजिएगा, 3 पैसे थे। 3 पैसे में और 2 रुपए में जमीन आसमान का अंतर है। तो जब सारे बच्चे शरबत पी रहे थे तो प्यास तो हामिद को भी लगी होगी, हामिद को भी प्यास लगी थी। वो देख रहा था कि लोग रंगीन शरबत पी रहे हैं, ठंडा ठंडा, तो अपने आप को समझाता है कि इनके मुंह में कीड़े पड़ जाएंगे और ये तो पानी है, अभी सूख जाएगा, मैं कहीं पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लूंगा वगैरह वगैरह इस तरह से। उसके बाद बच्चे झूला झूलते हैं जाइंट व्हील पर, बड़े वाले झूले पर। तो हामिद खुद को समझाता है, एक बच्चा का मन झूले को देखकर मचला ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तीनों झूल रहे थे, हामिद नीचे खड़ा था क्योंकि पैसा था ही नहीं, उसका टिकट 5 पैसे का था। तो हामिद समझाता है कि इस पर झूले पे भी क्या 2 मिनट में उतार देगा, उल्टी आएगी, घुमरी आएगी, घूमता आएगा और इसका कोई मतलब नहीं। इस तरह से काला जाम मिठाई खरीद। तो नूरे ने कहा, हामिद ले मिठाई खाएगा? तो हामिद दौड़ा उसकी तरफ, क्योंकि अभी तक दोपहर ढलने लगी थी। हामिद के मुंह में कुछ भी नहीं गया था और ये तीनों बच्चे खा पी रहे थे। सब थे साथ में ही,
लेकिन हामिद अभी तक भूखा था, घर से भी कुछ नहीं खा कर गया। तो उसने कहा नूरे ने, हामिद ले मिठाई खाएगा ले। और जैसे हामिद ने हाथ बढ़ाया तो उसने नूर तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। हामिद लटक गया। तब तक महमूद कहता है कि हामिद ये नूरे बदमाश है, ले मिठाई मैं खिलाता हूँ। उसने अपने दोनों उंगलियों में पकड़ा, उसके होंठ तक ले गया और जैसे उसने मुंह खोला वापस अपने मुंह में रख दिया। हामिद पर क्या बीती होगी आप कल्पना कर सकते हो उस बच्चे की कि उस पर क्या दर्द और क्या तकलीफों के माध्यम से पहुंची उसको, जो उसके साथ मिला देखने गए थे। उसके बाद खिलौने लोगों ने खरीदा। चलने का समय आ गया, शाम होने लगी। शाम होने लगी, हामिद के पास 3 पैसे हैं और अभी भी हैं, लेकिन वो सोच रहा था क्या करूं मैं, एक गिलास पानी पीऊंगा खत्म। सारे दोस्तों के पास ढेर सारे 3 पैसे थे, बहुत सारे 3 पैसे थे। तो जब मेले से वापसी होने लगी, सबने खिलौने खरीदे। किसी ने भिस्ती खरीदा, किसी ने वकील खरीदा, किसी ने गुड़िया खरीदा, किसी ने सिपाही खरीदा। ऐसे खिलौने लेकर बढ़िया बढ़िया चमचमाते हुए लोग चल रहे थे, वापस आ रहे थे। तब तक हामिद ने देखा कि वहां एक दुकान थी। वो लोहार लगाया था, कोई बर्तन वर्तन बेच रहा था कुछ। अब हामिद के पास तो 3 पैसे थे, फटे हाल था। उसने डरते डरते दुकानदार से पूछा, दूर थोड़ा जा करके। इतना डर था उसको कि मेरे पास कुछ है नहीं, फिर भी उसकी हिम्मत उसने किया। दुकानदार से पूछा, इस चिमटे की कीमत क्या है? तो उसने कहा 6 पैसे या 5 पैसे। हामिद आगे बढ़ गया, क्योंकि उसकी हैसियत से परे था वो चिमटा। और आगे दुकानदार पता नहीं क्या समझ में आया, ये कमजोर बच्चा 8-10 साल का, ये चिमटा क्यों पूछ रहा? जरूर कोई बात होगी, हो सकती है, पता नहीं जो भी बात रही। दुकानदार ने कहा, अच्छा सुनो, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? तो बड़ा खुश हुआ, चाह कर कहा मेरे पास 3 पैसे हैं। कहा अच्छा लाओ, 3 पैसे में चिमटा दे दिया। और हामिद सुबह से जो भूखा दूखा था वो चिमटा पा करके, जब वो चिमटा उसके हाथ में आया तो लगता था कि संसार का सबसे बढ़िया खरीदारी मैंने की। अब वो रास्ते में संतोष दिलाने के लिए जान तो था कि मैं इसको न खा सकता हूँ, न मेरे किसी काम का, न खिलौना, न खेल सकता हूँ। रास्ते में जाकर के सब बहस करते हैं कि मेरा सिपाही उसको मारेगा, पुलिस उसको पकड़ लेगा, मेरी गुड़िया नाचेगी, मेरा सिपाही उसको पकड़ लेगा। तो अंत में हामिद ने कहा दोस्त कि मेरा चिमटा सभी को पीट देगा, सभी को तोड़ ताड़ देगा। तो लोगों ने कहा तेरा चिमटा तो तोड़ डालेगा। सबने चिमटा, लेकिन सब लोग जानते थे कि चिमटा चिमटा है, इससे खेल तो सकते नहीं। खैर शाम होते होते घर पहुंच गए सब लोग। सुबह का निकला हुआ लड़का बिना खाए पिए एक चिमटा लेकर शाम को घर पहुंचता है, गर्मी के मौसम में। जब घर पहुंचा तो आमिना उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी दादी थी, बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और कोई था नहीं। तो दादी ने पूछा कि हामिद आ गया बच्चे? हाँ दादी आ गया। क्या खाया, क्या लाया? तो कहा चिमटा लाया। दादी ने पूछा कितने का? कहा 3 पैसे का। दादी ने ये कहते हुए कि अरे भागे, तुझे पूरे मेले में न खाने पीने कुछ मिला, पूरे मेले में तुझे चिमटा ही मिला था। और 2 जन्नाटेदार थप्पड़ उसके नाजुक गालों पर अपनी बूढ़ी हड्डियों से दे दिया। उसके गाल में उसकी उंगलियां पड़ गई। खाली पेट सुबह से शाम और दादी का 2 थप्पड़। तो दादी ने जब ये कहा कि अरे भागे तुझे चिमटा ही मिला था, तो हामिद का जवाब था कि दादी रोटियां बनाते समय आपका हाथ जल जाता है,
इतना सुनते ही आमिना ने हामिद को गले नहीं लगाया, बल्कि आमिना हामिद के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। ये प्रेमचंद्र का अंतिम वाक्य है। अंतिम वाक्य में उन्होंने लिखा है कि बूढ़ी आमिना बच्ची बन गई थी और हामिद बड़ा बन गया था, और उस दिन से पूरे गांव में हामिद हीरो था, बच्चों के बीच में भी, अपनी दादी के बीच में भी। तो इस तरह का भाव जब आप पूरे संसार के लिए रखेंगे, पूरे देश के लिए, सारे बच्चों के लिए रखेंगे, किसको क्या जरूरत है, किसको क्या चाहिए। और भी तो बच्चे थे, पर हामिद को इतना ध्यान था कि नहीं, मेरी बूढ़ी दादी है, उसको ये चीज जरूरत है, उसको परेशानी है, और उसने वो किया, तो पूरा हीरो बन गया। प्रेमचंद की कहानी का हीरो बन गया वो। बाकी बहुत धनी थे, बहुत पैसे वाले थे, बहुत सारे लोग थे, और हीरो वो लोग नहीं बन पाए, पर वो कहानी का लीडर बन गया। तो मेरा आशा है कि लीडरशिप पर बहुत लेक्चर जरूरत नहीं है। लीडर माने सेवा, लीडर माने त्याग, लीडर माने कौशल, लीडर माने साथ चलना। ये शब्द आप, लीडर माने सेवा, लीडर माने त्याग, लीडर माने साथ सबको संभाव लेकर चलना और किसी काम में अगुवाई करना। ये लीडर का मतलब। गांव में, आपके स्कूल में कोई चल रही हो, कैसे भी चल रही हो, आप कोशिश करिए कि हर जगह खुद को भी आगे रखिए और बच्चों को भी आगे रखने की प्रेरणा दीजिए, ताकि तमाम समितियां बना दीजिए और उन समितियों को आप काम दे दीजिए कि ये समिति। सॉरी सर टू इंटरप्ट यू, हम लोग जो है बहुत इमोशनल उसमें पहुंच गए हैं, लेकिन मैम जुड़ गई हैं, शायद उनके पास थोड़ा टाइम भी कम होगा, तो हम लोग 10 मिनट सुन ले, उसके बाद सर आपको कंटिन्यू करते हैं सर, प्लीज सर। थैंक यू। मैम प्लीज अपने आशीर्वचनों से हम लोगों को अनुग्रहित करिए प्लीज। मैडम माइक ऑन कर लीजिए। मैम शायद माइक आपका बंद है। मैम आपका माइक बंद है शायद, एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। मैम अपना वीडियो ऑफ करके माइक ऑन कर लीजिए, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम कम हो जाएगी। मैडम सुनना है, वीडियो ऑफ करके माइक ऑन कर लीजिए, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम थोड़ी सही हो जाएगी। शायद हम लोगों के भाग्य में आज मैम का जो है आशीर्वाद नहीं लिखा है, वो बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रही हैं और अपनी बात रख नहीं पा रही हैं। और सॉरी सर, बार बार आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैडम सर की बात बहुत गौर से सुन रही थी, सुनते रहने दो मैडम को, बीच में मौका दिया जाएगा। सर को कंटिन्यू रखें। ओके सर, आप कंटिन्यू करिए प्लीज। हेलो, क्या हुआ जहीन जी? हेलो। अरे सर, मैडम की कनेक्टिविटी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, उनसे बात नहीं हो पा रही है, तो आपको बहुत गौर से सुन रही थी। अब फिर कनेक्ट हो जाएगी तो आपको पूरा सुनती रहेगी, उसके बाद मैडम को मौका दिया जाएगा, क्योंकि पता नहीं कहाँ कैसे जगह पे बैठी है, तो कनेक्टिविटी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। वीडियो भी ऑन कर लेती हैं, उससे और बात नहीं हो पा रही है। मैडम एक वीडियो ऑन न करें, क्योंकि इस समय मौसम बहुत खराब है। हाँ, मैंने उनको इंस्ट्रक्शन दी पर शायद सुन नहीं पाई। सर आप कंटिन्यू रखें। सॉरी सर। अच्छा, तो चलिए, एक बार तो धारा टूट गई, चूंकि कोई याद करके नहीं सर, वही फ्लो रुक जाता है तो डिस्टर्बेंस हो जाती है सर। हाँ, वैसे आपकी बातें दिल से निकलती हैं, तो थॉट ब्रेक हो जाए तो थोड़ा सा उसके लिए क्षमा चाहेंगे सर, प्लीज। सॉरी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद जी, कमलेश जी, सूर्या जी, अन्य सभी साथियों को जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ। सर मैं आपको क्रम टूट गया है तो याद दिला दूं कि हम लोग इतने भाव विभोर हो गए थे कि लगा ही नहीं कि कहानी सुन रहे हैं। इससे पहले 10वीं बार ये कहानी सुनी पढ़ी, पर ये जो नजरिया और जो तरीके से आपने सुनाया सर, ये तो कभी हुआ ही नहीं कि उसी में जी ही नहीं चाहा कि आप इसको बोलना बंद करें। तो आप सर वो भावनाओं का प्रवाह जारी रखिए। थैंक यू सर। हम लोग कहानी को जीना शुरू कर देते हैं सर। जब कहानी सुनाते हैं तो हम लोग खुद ही उसका एक पात्र हो जाते हैं और बहुत ही उसी में भाव, इवन दिल के अंदर बहुत सारे भाव आने, उसी तरह भाव आना शुरू हो जाते हैं सर। इसके लिए आपको मेरी चर्चा में जय दम नहीं है, न कहानी में, आप लोगों के स्नेह में दम। साथियों, नेतृत्व कौशल पर बात चल रही थी कि विद्यालय नेतृत्व कौशल क्या है। तो बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई पर हर जगह नेतृत्व भी एक मानसिक विकास है। नेतृत्व कौशल उसी में आ सकता है जिसका मानसिकता बहुत अच्छी हो। अगर मानसिकता अच्छी नहीं है तो आप पाएंगे कि मैं आपको थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ ऊपर। आप बहुत सारे नेताओं को पाते होंगे कि बड़े शान शौकत से रहते हैं, वो कतई नेतागिरी नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर लीडरशिप का क्वालिटी आपको कोई से सीखना है तो शुरुआत आप करिए तो पुराने लीडर्स हैं, जैसे आप अगर गांधी जी को मानते हैं तो उनको, नहीं तो फिर अभी APJ अब्दुल कलाम साहब थे उनको। तो ये सब क्वालिटी है उनको। जरूरी नहीं कि वो टोपी लगाएं, राइफल लेकर चलें, 100 रुपये आगे पीछे चलें, ऐसा नहीं है। तो बच्चों में हमें जो क्वालिटी विकसित करनी है वो सेवा भाव, कि हम समाज की सेवा कैसे कर सकें। अभी जैसे कोरोना का पीरियड आया था तो तमाम लोगों ने, अभी बाराबंकी के कोई डॉक्टर रत्नेश गौतम हैं, बाराबंकी के ही हैं, कोई साथी अपना स्पीकर खोलकर हाँ करेंगे। हेलो, हाँ सर। हाँ, बाराबंकी के कोई डॉक्टर, अम्बेडकर नगर वाले जो डॉक्टर साहब की बात कर रहे हैं सर, जो कोरोना के ट्रीटमेंट में एक्सपायर हो गए, खत्म हो गए थे। हाँ सर, अम्बेडकर नगर के गौतम जी थे। जी। और आप डेडिकेटेड डॉक्टर थे। एक बाराबंकी के भी रत्नेश कुमार गौतम करके कोई हैं। हाँ जी सर। हाँ, तो उन्होंने भी कुछ अपना सेवा वगैरह किया है। आशय ये है कि सेवा से जितने आप महान बनोगे, असली नेतृत्व कौशल कोई शीट ले लेना संसद की या विधानसभा की, वो नेतृत्व कौशल नहीं है, वो एक अलग चीज है। पर यहाँ जो नेतृत्व है उसका मतलब एक सबको साथ लेकर चलना, सबको संभाव मिलाना, सबकी सेवा के लिए तत्पर रहना, रातों दिन अपना दरबार खुला रखना। त्याग उसका पहला गुण है, त्याग और सेवा दो परम लक्ष्य है उसके। ध्यान रखिएगा किसी भी नेतृत्व कौशल के, कि अगर नेता खाना खिला रहा है तो सब खिलाने के बाद ही खाएगा, जो कुछ बचा कुछ नहीं बचेगा तो नहीं खाएगा। ये नेतृत्व कौशल है। और बताएगा भी नहीं किसी को कि मैंने खाना नहीं खाया, अगर बता दिया तो भी नेतृत्व कौशल खत्म हो गया। ये सब मानसिक विकास के बहुत बड़े गुण हैं कि किसी बच्चे में नेतृत्व कौशल आए, शिक्षक में आए, प्रधान अध्यापक में आए। तो हम नेतृत्व कौशल में शुरुआत मित्रों करेंगे विद्यालय में। जब हम समय सारणी शुरुआत करते हैं, घंटा लगना, समय सारणी करना, तो समय सारणी जब हम बनाएं तो कोशिश ये करें कि हर बच्चों से एक मॉनिटर को और जितने सहायक वगैरह हैं सबको बुला लीजिए और आप उसके बाद उनसे पूछ करके अपना टाइम टेबल समय सारणी सेट करिए। तो वो आप पर विश्वास करेंगे कि हाँ, हमसे पूछा कि आप 5 में हिंदी पढ़ाएंगे, आप 2 में गणित पढ़ाएंगे, आप 6 घंटा पढ़ाएंगे, आप 7 घंटा पढ़ाएंगे, आप 5.5 पढ़ाएंगे। तो अगर जो 7 घंटा पढ़ा रहा है वहां भी संभव नहीं हुआ, ये 7 घंटा पढ़ाएंगे, लेकिन 6वें घंटे में आप लिखा पढ़ी काम में हमारा सहयोग करेंगे। उनको ये लगे कि यहाँ कोई भेदभाव, अच्छा अगर आप नहीं पढ़ाते हैं चलिए मैम आप 6 घंटा पढ़ाइए, वो 7 घंटा पढ़ाएंगे, आप लिखा पढ़ी में सहयोग करिए। अर्थात सबके एक समन्वित राय से हमें वो प्रक्रिया अपनानी चाहिए, को प्लानिंग और नियोजन करना चाहिए। उसके बाद कक्षा में सबके लिए ये हो कि सभी लोग कक्षा में जाएं और सभी बच्चों से, ये अलग बात, सारे टीचर एक जैसे नहीं पढ़ा सकते, एक जैसे बच्चों को सिखाने का अवसर नहीं दे सकते, तो उससे परेशान मत होइए। हर टीचर का अपना कौशल होता है, कोई बहुत सुंदर लिख सकता है, कोई बहुत सुंदर बोल सकता है, कोई बहुत बढ़िया प्रतियोगिता करा सकता है, कोई बहुत बढ़िया खेल करा सकता है, कोई बहुत बढ़िया सूचनाएं बना सकता है, कोई बहुत बढ़िया शिक्षण कार्य कर सकता है। कतई तुलना मत कीजिए उनको, क्योंकि तुलना अगर आपने किया तो उसमें नेतृत्व कौशल को आपने हत्या कर दिया। जब आपने तुलना किया कि जय हिंद साहब बहुत अच्छे हैं, सूर्या जी खराब हैं, सूर्या जी बहुत अच्छी हैं, कमलेश जी खराब हैं, तो मैं जिन साथियों का नाम ले रहा हूँ बुरा मत मानिएगा साथियों, क्योंकि ऊपर है इसलिए इनका नाम याद हो गया है।
तो बाकी आशा ये है मेरा कि कभी भी जलन की भावना अगर किसी में आई तो आपका नेतृत्व कौशल खत्म। आपकी वजह से नेतृत्व कौशल उसे कहते हैं जैसे आपके घर में एक पड़ोसी है, ये मनाइए, ये दुआ कीजिए कि उसके घर में 100 कार आ जाए, उसकी बिल्डिंग 20 तला बन जाए, हो सकता है कभी रात बिरात हमारे भी काम आ जाए। नेतृत्व कौशल ये नहीं है कि मेरे पड़ोसी है भगवान, है दुर्गा जी, है हनुमान जी, है अल्लाह ताला, मेरा पड़ोसी बहुत मौज साइड पे चलता है, आपकी कुएं में गिर जाए, उसकी कार में आग लग जाए, उसके घर में भूकंप आ जाए। हम मनाते ऐसा हैं। ये ईर्ष्या द्वेष की भावनाएं जो होती हैं, ये आपको हमारे देश में जो तमाम झगड़े चलते रहते हैं, विवाद आप देखते हैं बड़े बड़े लीडर्स में, वो सब इन्हीं की वजह से, उसको उससे जलन है, उसको उससे जलन है। कोई देश के बारे में, जनता के बारे में दिल से सोचे तो सबसे सुपर नेता होता है, वो बढ़िया नेता होता है। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी थे, वो राष्ट्रपति पहुंचे और बहुत बड़ा योगदान दिया, लेकिन उनके मुख से आप कभी भी निंदा बुराई का शब्द, हाँ नेता का एक चीज और है कि किसी अच्छे की सराहना करे हो लेकिन किसी की बुराई नहीं करे, ये बहुत जरूरी है, वरना तमाम बच्चे डर जाएंगे कि मुझसे काम नहीं हो पाएगा। अगर वो चाहे जैसा करे उसमें सपोर्ट दे और उसकी सहायता करे, उसकी मदद करे, ये बेटा ऐसा करो तो और अच्छा हो जाएगा, देखो उसने किया था, तुम उससे भी अच्छा करने की कोशिश करो, अच्छा कर सकते हो तुम, यू कैन डू, बहुत अच्छा कर सकते हो, तो बहुत अच्छा है, वो होता रहेगा तो बच्चे को प्रेरणा मिलेगी उस तरह से करने की। ओके, मंच पर ऐसे खड़े होंगे, गाना ऐसे गाएंगे, सफाई ऐसे करवाएंगे, एमडीएम की लाइन ऐसे लगवाएंगे, आप भोजन समय में आप पाते हैं अभी तो आरटीए एक्ट है, बहुत सारे कामों पर बंधन है, तो आप बड़ा संभाल करके, थोड़ा सा बहुत डर भी लगता है आजकल, तो फिर भी जैसे भोजन में बच्चों को बिठाना, हाथ धोने में उनकी मदद करना, हाथ धुलाने में उनकी मदद करना, ये सब आप काम करवा सकते हैं। इमरजेंसी में आप उससे भोजन भी परोसवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और जो आए तो कहिए कि हमारे यहाँ ये भोजन समिति बनी हुई है, इसका काम है ये है, वरना अधिकारी तमाम अनजान है, बहुत सारे अधिकारी अनजान भी होते हैं, बहुत सारे अधिकारी बहुत अच्छे होते हैं पर अनजान होते हैं, उनसे कहिए कि हमारी भोजन समिति का काम है ये भोजन वितरण, ये बैठाने में सहयोग करें, पानी पिलाने में सहयोग करें, इस तरह सहयोग करेगा, ये इस नाटक में सहयोग करेगा, इस लेखन प्रतियोगिता में सहयोग करेगा, तो बच्चों की समितियां बनाइए, उससे उनको गौरव। कभी आप कभी सम्मेलन करवाइए तो ऊटा फूटा कुछ भी चल रहे हैं, कैसा भी वो गाना गा रहे हैं उनको करने दीजिए, चाहे अपनी रचना हो चाहे किसी की रचना हो। अभी तो शुरुआती कर सम्मेलन है, फिर धीरे धीरे करके उसको कविता बनाना कि राम मेरे घर आ, तू मेरे घर से जा, कुछ भी वो बनाए। ये उनकी कविता बहुत बड़ी कविता अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो उनसे आप जब कहेंगे वाह बहुत बढ़िया, दुकान का प्रयोग तो किया उसने, बहुत अच्छा किया दुकान का प्रयोग, और सबसे पहली कविता दुकान की ही होती है। आज दुकान की कविता में बहुत दिक्कत होती है बच्चों को, लेकिन दुकान कविताएं बच्चों को बहुत जल्दी आप देखेंगे बच्चों को कि वो छोटे छोटे गाने जो डीजे में बजते रहते हैं ना, वो कक्षा 1 के बच्चे बहुत बढ़िया जब अकेले में होते हैं गाते हैं, आपके सामने नहीं गाएंगे, लेकिन कक्षा 1 में कुछ तो हिम्मत कर लेते हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन गा देते हैं कक्षा 1 वाले, थोड़ा बड़े हो जाते हैं शर्म आने लगती है, अरे हम तो ये वाला गा रहे थे गड़बड़ था, तो बहुत सारा गाना गाते हैं, हमको याद रहता है। तो उनको तमाम अवसर दीजिए और उनमें नेतृत्व कौशल, क्योंकि आगे इन्हीं में से देश को चलाने का, समाज को चलाने का, जिले को चलाने का, गांव को चलाने का, तमाम लोग इसी में से जिम्मेदारी निभाएंगे। तो नेतृत्व कौशल का गुण जो उनमें सेवा और त्याग का और संभाव का, किसी की निंदा न करने का, सबको समान रूप से समझने का, ये गुण उनमें मौजूद रहेगा तो एक बहुत अच्छी बात हो। जरूरत है अपने विचार बदलने की। विचार कैसे बदलते हैं, इसके लिए जरूरी ये है कि विचार बदलने में क्या लाभ होता है। एक छोटी सी बात सुनिए 1 मिनट की। एक कुम्हार था, ये मई जून का महीना था, गर्मी बहुत थी, वो अपने चाक पर मटका बना रहा, चाक पर चिलम बना, चिलम, अरे वो चिलम जिसमें गांजा पीते हैं, देवा में भी पीते हैं, वो उठाते हैं, तो हर जगह पीते हैं। उस पर चिलम होती है छोटी सी पतली सी, उसमें गांजा भरते हैं, फिर उसमें आग लगाते हैं, फिर उसको पीते हैं। अब वो चिलम बना रहा था, उसकी पत्नी दोपहर में पानी लेकर आई, कहा भी क्या बना रहे हो? कहा चिलम बना रहा हूँ भगवान, चिलम। कहा नहीं, चिलम मत बनाओ, आप कुछ और बनाओ, गर्मी का दिन है, इस समय आप सुराही बनाओ, सुराही बनाओगे तो ज्यादा लाभ होगा लोगों को और हमें भी लाभ होगा, चिलम से कितना मिलेगा। तो कुम्हार ने कुछ देर सोचा, कह रहा अच्छा ठीक है, बस उसने मिट्टी को उठाया और चाक पर रखा और सुराही का आकार देना शुरू किया। जैसे सुराही का आकार देना शुरू किया तो आवाज आई मिट्टी में से आवाज आई कि कुम्हार तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुम्हार ने कहा भाई किस बात का? मैंने तो खाली अपना विचार बदला है बस। तो मिट्टी से फिर जवाब आया कि तुमने तो केवल विचार ही बदला है,
पर मेरा तो पूरा जीवन ही बदल गया। कुम्हार ने कहा कैसे? कहा पहले जब मैं चिलम तुम बना रहे थे तो मैं खुद भी जलती और लोगों को भी जलाती। अभी तुमने अपना विचार बदल दिया तो मैं खुद भी सुराही बना रहे हो तो मैं खुद भी शीतल रहूंगी और लोगों को भी शीतल रखूंगी। तो कुम्हार ने कहा ये बात है। तो मेरा निवेदन ये है कि विचार बदलने से बहुत अच्छी अच्छी चीजें, सबके प्रति सकारात्मक सोच रखिए, हर आदमी का विकास रखिए, किसी को मारिए नहीं, पीटिए नहीं, सताइए नहीं, निंदा बुराई, दुश्मन की भी निंदा मित्रों आप जब आप करते हो तो उसके बहुत सारे अपराध के आप भागीदार बन जाते हो, बहुत सारी गलतियों के भागीदार बन जाते हो। एक चीज और है, अपने आप को ऐसा बनाइए कि आप समाज समझे, बच्चे समझें, सहायक समझें कि ये आदमी मेरे लिए उपयोगी है। ऐसा मत बनाइए कि लोग समझे कि नहीं ये मेरे लिए किसी लायक नहीं। जैसे समुद्र में अथाह पानी है, वहां पानी कोई कमी नहीं है, उस पर एक शायद रहीम साहब ने लिखा है, वैसे देवा शरीफ में जगजीवन साहब थे ना शायद, तो रहीम साहब ने लिखा है कि धन रहीम जलपंक को लघु जी पियत अघाय, उदधि बड़ाई कौन है जगत पियास हो जाए। अर्थ इसका यह है कि धन रहीम, हे रहीम, वो धन्य है। कौन? धन रहीम जलपंक, वो जल का पात्र, वो लोटा, वो बर्तन जिसके पीने से लघु जी पियत अघाय, कोई भी जीवात्मा उसको पी करके तृप्त हो जाती है। पानी का वो बर्तन जिसमें पानी भरा हो उसको पी करके कोई भी जीवात्मा तृप्त हो जाती है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पशु पक्षियों कोई भी हो। लेकिन उदधि बड़ाई कौन है जगत पियास हो जाए। समुद्र में इतना पानी है, उसका क्या बड़प्पन है, वो खेत भी नहीं सींच सकता और किसी की प्यास भी नहीं बुझा सकता। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो आशय यह है कि अपना बड़प्पन समाज के लिए रखिए, समाज के जीने में बड़प्पन है। मैं आपको बताता हूं कि नेतृत्व कौशल में आप ऐसे ऐसे विचार, जब आपके अंदर अच्छे विचार आएंगे तो आपका नेतृत्व कौशल उतना ही बढ़िया निखरेगा। जैसे साथियों, आपके यहाँ कोई कार्यक्रम होता है, सपोज करिए ये वेबिनार चल रहा है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, या कोई उत्सव चल रहा है जिसमें आपने लाखों रुपए खर्च किए हैं, शादी है, विवाह है, स्कूल में कोई फंक्शन है या कोई उद्घाटन है लंबा चौड़ा, कोई खेल हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप बुलाते हो किसी मंत्री को, सांसद को, विधायक को, अधिकारी को, डीएम को, सीडीओ को या किसी अन्य नेता को या कोई और गणमान्य तथाकथित गणमान्य व्यक्ति को आप बुलाते हो। वो आता है, वो प्रोफेशनल है, व्यावसायिक है, अच्छा है बुरा है मैं इस पर चर्चा में नहीं करता, सभी लोग अच्छे हैं। पर आपने उसको बुलाया और आधा घंटा 1 घंटा जो भी बैठा रहा, उसको आपने एक टोपी उपहार दिया, एक कुछ मेमोरेंडम दिया, उसको माला पहनाई, उसके 2-4 गुणगान किए, सही या गलत जो भी रहा, और उसके बाद आपका वो जो कुछ मीठा उठा पानी नहीं था बीच में से ही या अंत तक बैठा रहा, तो भी आपका जो मीठा पानी अलग से आया था वो खा पी कर अपना चल दिया। हो सकता है आपने 100-200 500 रुपये भी डीजल में दिया हो, डीजल पेट्रोल। आप क्या समझते हैं कि ऐसे कार्मिक उद्घाटन रोज करता है? वो नेता है ही नहीं है, वो तो फर्जी नेता, बनावटी नेता है। अगर आपने किसी ऐसे, नेतृत्व कौशल ये कहता है कि आपने किसी गांव के ऐसे आदमी को बुलाया होता जो गरीब से गरीब होता या अमीर से अमीर होता, लेकिन उसमें अच्छाई के गुण होते, उसने बेईमानी न किया होता, चोरी न किया होता, झूठ न बोल रहा होता, वो चाहे मोची का ही काम कर रहा होता, अगर आप उसे उद्घाटन के लिए बुलाते तो ये समझता कि दुनिया में अच्छाई की कद्र है, सही बोलने की कद्र है, झूठ न बोलने की कद्र है, ईमानदारी की कद्र है। और उसे आप एक कुर्ता धोती दे देते ना तो जीवन भर आपका पैर छूता और जहां जहां जाता आपके गुणगान करता। लेकिन जिन उद्घाटनकर्ताओं को आपने बुलाया था कहीं कोई गुणगान नहीं हुए, एक अखबार में निकल गया, आप सोचे बहुत इस मार का हम हो गए। ऐसे अखबार में जाने कितने सड़े भरे पड़े हुए हैं, उनको कोई नहीं जानता। आज के 20 साल पहले सुनील गावस्कर साहब सुपर हीरो थे, उनके पहले और भी कोई हीरो था। आज के बच्चे उनका काल जीके में नाम पढ़ते हैं। अभी सचिन तेंदुलकर साहब का कुछ मेमोरी बाकी है, आगे की पीढ़ी उनका भी नाम नहीं जानेगी। फिर धोनी साहब आ गए, फिर आज पे विराट कोहली जमाना है। तो आप कभी सिकंदर बादशाह यहाँ के सब कुछ छोड़ छाड़ कर, तो नेतृत्व कौशल के लिए हमें 1 रुपया अपनी जेब से निकाल कर बाहर रखने वाला व्यक्ति मुखिया होता है, नेता होता है, लीडर होता है। और 10 रुपये निकाल करके अपनी जेब में रखने वाला व्यक्ति बेईमान होता है और चोर होता है। इस बात को आपको समझना चाहिए। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा कड़ी भाषा में बोल रहा हूं, लेकिन यकीन मानिए कि जो महान वो होता है जो अपनी जेब से 1 रुपया निकाल कर दूसरे की जेब से 10 रुपये निकाल कर रखने वाला अपनी जेब में, वो महान नहीं होता था। तो मेरी विनती आपसे ये है कि
अपनी मानसिकता को उस नेतृत्व कौशल की तरफ ले जाइए जहां से हम बच्चों के भविष्य को निखार सकते हैं, बच्चों में नेतृत्व कौशल का विकास कर सकते हैं, अपने साथियों के साथ चल सकते हैं और जो हमारी सरकार की मंशा है उन उद्देश्यों की हम लोग पूर्ति कर सकते हैं। हमेशा 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 मेरी आपसे पैर छू कर प्रार्थना है कि नेतृत्व कौशल के लिए आपकी शालीनता, आपकी नम्रता, आपकी सौम्यता, आपकी विनम्रता, दुनिया भले आपको कहे बेवकूफ हैं, लेकिन अंत में दीर्घगामी परिणाम इसी का होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं बहुत बड़ी मोच रखा लीजिए और एक रिवॉल्वर मशीन गन ले लीजिए, 2-4 कार ले लीजिए, 1.5 लाख की चेन मोटी वाली पहन लीजिए तो उससे हम नेता बन जाएंगे, ऐसा नहीं। उसके साथ काम करते हैं तो गाली देते हैं, लेकिन वो नेता जो जमीनी नेता होता है जो कहते हैं हाँ वो सेवक है, सेवादार हैं, अच्छे त्यागी हैं, वो ईमानदार हैं, सच्चे इंसान हैं और उनको हम वो नेता है भले नेता के रूप में कार्य कर रहे हों, लेकिन नेता समाज के हर दरवाजे पर वो खड़े रहते हैं। हर जरूरत है नेतृत्व कौशल की भावना इसलिए बच्चों में लाई जाती है, सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं लाई जाती कि उनको बुद्धि का 1, 2, 3, 4 आ जाए, बल्कि आगे चलकर जब वो अपना योगदान दे सके तो एक लीडरशिप का रोल आवश्यकता पड़ने पर कहीं खुदाई हो रही है, कहीं तालाब खुदाई हो रही है, कहीं पेड़ लगा वृक्षारोपण हो रहा है, कहीं सिंचाई हो रही है, कहीं पर कोविड आ गया है तो कोरोना आ गया है तो उसमें सेवा करनी है, खाना बनाना है, बारात आई है देखभाल करनी है। ये नेतृत्व कौशल है जो उसको लीड करता है, खड़ंजा बन रहा है, नाले की सफाई करनी है, तो नेतृत्व कौशल जिसमें होगा वो ये सारे काम त्याग और सेवा के और समर्पण के और समभाव पूरा करेगा। ये आप किताब में जब पाएंगे तो नेतृत्व कौशल में जो बातें कही जानी चाहिए वो बातें बहुत कम कही गई हैं, बस वहाँ बाल संसद और समितियां और फलान और ढकान करके उसको छोड़ दिया गया। लेकिन कोई टच नहीं करना चाहता, मुझे बड़ा दुख होता है कोई टच नहीं करना चाहता कि आखिरकार नेता कैसा होना चाहिए, कैसे मजबूत का विकास करे। जब तक किसी बच्चे को आप अच्छा नहीं बनाएंगे तो वो खराब नेता बनेगा, अच्छा बना देंगे तो अच्छा नेता बनेगा। उसे बताइए कि त्याग का मतलब क्या है, सेवा का मतलब क्या है, भाव का मतलब क्या है, कि कोई भी किसी में कोई भेदभाव के पर ऊंच नीच, लड़का में लड़की में, अमीर में गरीब में, किसी का देश खराब एक अच्छा है, आपको प्रेरित कीजिए धुल के आना तो आपकी भीड़ हो जाएगी। ये सारे बहुत सारे कौशल होंगे। तो मेरी कहना है कि आप खुद भी अच्छे समाज सेवी बनिए, नेतृत्व कौशल विद्यालय में करिए और बच्चों में भी ले आइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर सॉरी इंटरप्ट कर रहे हैं, 1 मिनट देखिए मैम शायद दूसरे के मोबाइल से कमलेश जी। जी सर। हेलो। हाँ सर। हेलो हेलो। हाँ सर, प्रणाम सर। हाँ कमलेश जी, मैडम आ गई? जी जी सर, थोड़ा सा मैडम को सुन लेते हैं क्योंकि 5 बजे से उनकी मीटिंग है कोई बहुत। नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे थोड़ा काम भी था तो अभी एक वेबिनार और भी चल रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को और सॉरी सर शुभकामनाएं। बार-बार इंटरप्ट किया, सॉरी सर, बार-बार आपको इंटरप्ट करना पड़ा। नहीं ठीक, कोई बात नहीं, बस वो कंटेंट कट जाता है, वो जो थीम होती है ना निकलती आती है, पर फिर भी अच्छा आप लोगों का प्यार रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमस्कार। ठीक है सर, धन्यवाद। हेलो सूर्य नारायण जी, देखिए मैम कनेक्ट हो गई, बात कराइए जरा। हेलो सूर्य नारायण जी, सुन पा रहे हैं? बस सर 1 मिनट बस। कमलेश जी। हाँ एक मिनट थोड़ा सा। हेलो हाँ सूर्य जी। कमलेश जी। 1 मिनट कमलेश जी। हाँ हाँ। मैं कह रहा हूँ जब तक आप लोग कनेक्ट करें मैडम को तब तक सर का जो प्रेजेंटेशन है उस पर 1-2 लोगों के फीडबैक ले लो, तब तक आप कनेक्ट करें। जैसे कनेक्ट करते हैं मैडम को कनेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है जी। सूर्य नारायण जी, क्या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है?
हेलो। एक मिनट जैन जी। सूर्य नारायण जी, क्या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही, कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं? कमलेश जी, चैट पे ऑलरेडी 100 लोग हैं, तो मैडम कहाँ से जुड़ जाएंगी? सर प्लीज सूर्य नारायण गुप्ता सर को अनम्यूट करिए। कमलेश सर जी जी, को अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ मैम बोलिए। हेलो हेलो। हाँ मैम बोलिए। जी बोलिए। औपचारिकता से मैं सीधे विषय पर आती हूँ। आज का जो विषय मैंने बातचीत के लिए चुना था वो था समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन। सब लोग ये कुछ नया नहीं है, मैं केवल बातचीत करना चाहती हूँ इस पर। सब जानते हैं कि इसकी शुरुआत हुई थी विशेष शिक्षा के रूप में, स्पेशल एजुकेशन के रूप में। जो विशेष बालक थे उनके लिए विशेष स्कूल होते थे, विशेष पाठ्यक्रम होता था, विशेष शिक्षक होते थे, विशेष उनकी शैक्षिक जो सामग्रियां हैं वो होती थी। लेकिन कहीं ना कहीं उनसे कोई कमी पाई गई। सब जानते हैं लेबलिंग का मुद्दा उठा कि ऐसे बच्चों को स्पेशल स्कूल में डालने पर उन पर एक विशेष ठप्पा लग जाता है। अब हम विशेष विद्यालयों में भेजना नहीं चाहते। धीरे धीरे विशेष विद्यालय का कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है। इसमें कॉन्सेप्ट और आया था एकीकृत शिक्षा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन। 1974 में आप लोग जानते होंगे पॉलिसी गई थी, इंटीग्रेटेड एजुकेशन पॉलिसी आई। पर वो भी उसके तहत भी कुछ थे, वो विद्यालयों में कुछ सहायक सामग्रियां दे दिया करते थे जो इस विशेष समस्याओं वाले बालकों के लायक होती थी। पर उसका भी कोई उपयोगिता की उस पॉलिसी की वजह से भी होने वाला कोई परिवर्तन, कोई प्रभाव दिखाई नहीं पड़ा। और आज जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें हम समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन। बहुत सारे मैंने छोटे छोटे और बड़े PhD लेवल के रिसर्च भी कराए और मैंने पाया कि जो समावेशी शिक्षा है उसके लिए अभी हमारे जो शिक्षक हैं, क्योंकि विद्यालय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षक की होती है। वो शिक्षक इस समावेशी शिक्षा के लिए अभी अपने आप को तैयार नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लगा मैं कुछ ऐसी बातचीत करूं कि जिससे मेरे जो शिक्षक हैं उनको लगे कि ये समावेशी शिक्षा इतनी मुश्किल, इतनी कठिन नहीं है, हम चाहे तो कर सकते हैं। जरूरी ये होगा कि जो हमारा एटीट्यूड है इन बच्चों के लिए वो बदले। तो आज का मेरा जितने भी बातचीत होगी उसके पीछे पूरा उद्देश्य ये होगा कि अगर मेरे बातचीत करने के बाद कुछ लोगों की भी, कुछ शिक्षकों की भी मानसिकता, दृष्टिकोण इन विद्यार्थियों के लिए, इन बच्चों के लिए बदलता है तो मुझे लगता है मेरा बातचीत करना सफल हो जाएगा। जब ये बच्चे क्लास में आते हैं तो हम अक्सर उनको ये कहते हैं कि तुम कुछ देख सकते हैं, तुमको दिखाई नहीं पड़ता तो तुम कैसे ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ देख पाओगे, चुपचाप बैठे रहो, तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता, चुपचाप बैठे रहो, कोई काम नहीं कर सकते, तुम विकलांग हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम चल नहीं सकते। मुझे लगता है विकलांग शब्द ही गलत शब्द है और हम कितना आराम से इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही शब्द नहीं है। हम लोग इन बच्चों के लिए बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हमें लगता है कि ये सिनोनिम्स है ना, समानार्थी है, और एक्चुअली ये समानार्थी नहीं है, ये सब अलग अलग है। और हमें कोई भी शब्द इस्तेमाल करने से पहले बहुत अच्छे से सोचना चाहिए कि हम सही शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे हम लोग आमतौर पे कहते हैं इम्पेयरमेंट,
बाधिता है ना, दृष्टि बाधिता है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, बच्चे में विजुअल इम्पेयरमेंट है या वो विजुअली इम्पेयर्ड है, दृष्टि बाधित है। फिर कभी हम कह देते हैं वो अंतम निर्योग्य है, लर्निंग डिसेबल्ड है, कभी हम कह देते हैं वो अनफिजिकल है। हमें लगता है इनमें कोई अंतर नहीं है, जबकि ये तीनों शब्द जो मैंने बोले हैं आपको, इम्पेयरमेंट, डिसेबल्ड और हैंडीकैप, ये तीनों अलग अलग शब्द हैं और हमें बहुत सोच समझकर बच्चों के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। इम्पेयरमेंट या बाधिता या दोष, इसकी बात करें तो ये बेसिकली शरीर में होने वाली कोई कमी या शरीर में होने वाला कोई डिफेक्ट, कोई दोष होता है। आंखों का कॉर्निया खराब है, ये इम्पेयरमेंट है, दोष है। कानों का कॉर्निया टूटा हुआ है, कानों के पर्दे फटे हुए हैं, ये दोष है, इम्पेयरमेंट है। हाथ कटा हुआ है, उंगलियां नहीं बनी है, ये इम्पेयरमेंट है। या किसी भी तरह का कोई शारीरिक दोष होना, ये इम्पेयरमेंट कहलाता है। तो आंखों में अगर किसी तरह की दिक्कत है तो हम कहेंगे हाँ विजुअल इम्पेयरमेंट है ना। कान से सुनने नहीं पाता है, हम कहेंगे ऑडिटरी इम्पेयरमेंट है ना। श्रवण बाधिता है, दृश्य बाधिता है। डिसेबल्ड कौन होते हैं? डिसेबल, आपको पता आपके शरीर का हर अंग किसी विशेष कार्य को करने के लिए बना हुआ है। आंखें देखने के लिए बनी हुई है, हाथ चीजों को संभालने के लिए, होल्ड करने के लिए, सहारा देने के लिए, ग्रिप के लिए, पकड़ मजबूत करने के लिए, उंगलियां, हथेली, कोहनी, ये सब बने हुए हैं। कानों से आप सुनते हैं, विशेष प्रकार की जो आपके ध्वनि तरंगे हैं उनको रिसीव करने के लिए वो बने हुए हैं। हर अंग का एक काम होता है। अगर उस अंग की बनावट से किसी भी तरह का दोष हो जाए, यानी इम्पेयरमेंट हो जाए, तो अभी हमने कहा कि दोष होना इम्पेयरमेंट, अगर वो इम्पेयरमेंट हो जाए तो वो व्यक्ति उस अंग का पूरा प्रयोग नहीं कर पाएगा। उस अंग का पूरा 100% प्रयोग न कर पाना डिसेबिलिटी है, ये योग्यता है। तो अगर कोई व्यक्ति आंखों में दोष है तो रेटिना का डैमेज होना विजुअल इम्पेयरमेंट, दृष्टि बाधिता कहलाएगा। लेकिन रेटिना अगर बीच में डैमेज है तो वो सामने की चीजों को ठीक से नहीं देख पाता, साइड में डैमेज है तो साइड की चीजों को ठीक से नहीं देख पाता, या पूरा डैमेज है तो किसी तरह से वो नहीं देख पाता। ये उसकी डिसेबिलिटी है, ये चीजों के साथ है। और ये डिपेंड करता है कि कितने डिग्री का इम्पेयरमेंट अच्छे से अंदर है ना। वो पूरी तरह से ब्लाइंड है, आंखें बिल्कुल खराब है तो डिसेबिलिटी 100% हो जाएगी। लेकिन यदि हो सकता है कि वो बहुत धुंधला सा देख पाता हो तो डिसेबिलिटी 80% हो सकती है। हो सकता है दिन की रोशनी में, अच्छी रोशनी में उससे दिखाई पड़ता हो, लेकिन थोड़ा सांझ होती है उससे दिखना बंद हो जाता हो तो डिसेबिलिटी 40% हो सकती है। इसी तरह से मान लीजिए आपका पूरा हाथ नहीं है, आपका बायां हाथ पूरा नहीं है तो डिसेबिलिटी 100%। लेकिन अगर कोहनी तक है तो आप देखेंगे आप कोहनी तक वाले हाथ से भी कुछ थोड़ा बहुत सपोर्ट देने का कोई काम कर सकते हैं। हो सकता है डिसेबिलिटी 50% हो सकता है केवल उंगलियां ना हो, हथेली तक मत बना हो तो आप चीजों को होल्ड भी कर सकते हैं। हो सकता है हथेली हो, उंगलियां ना हो तो आप केवल कलम पकड़ना या इस तरह की चीजों को पकड़ने वाला काम न कर पाए। तो डिसेबिलिटी, बाकी हाथ आपका बिल्कुल सही है तो डिसेबिलिटी हो सकता है केवल 20% हो। ये डिपेंड करता है डिसेबिलिटी के ऊपर, ये डिपेंड करता है कि आपका जो दोष है, शरीर के अंग का दोष कितना है। जितना दोष होगा उसी अनुपात से निर्योग्यता या डिसेबिलिटी होगी। अब अगर किसी
में किसी तरह का दोष है तो वो विजुअली इम्पेयर्ड है और उस इम्पेयरमेंट की वजह से, उस दोष के वजह से वो बहुत सारी चीजों को देख नहीं सकता, ये उसकी डिसेबिलिटी है। लेकिन अगर जो हैंडीकैप होता है ना, देखना वो हम इतने आराम से बोल देते हैं, वो हैंडीकैप व्यक्ति के अंदर नहीं होता, वो हैंडीकैप एनवायरमेंट में होती है, वातावरण में होती है। जब कभी भी कोई व्यक्ति अपनी किसी दोष की वजह से, अपनी किसी डिसेबिलिटी की वजह से अपने आसपास के वातावरण में सही प्रकार समायोजित नहीं हो पाता, अपने कामों को करने में किसी तरह की बाधा महसूस करता है, तब हम कहेंगे कि वो विकलांग है। लेकिन हो सकता है उसे किसी तरह की बाधा ना हो, अपनी बाधिता के, अपने इंटरवेंट के बाकी हो। मान लीजिए क्लास में कोई बच्चा आया है, वो देख नहीं सकता, इसका मतलब उसके आंखों में कोई दोष है, इसका मतलब वो बिल्कुल ही इम्पेयर्ड है, वो दृष्टि बाधित है और इसकी वजह से वो चीजों को आप लोग कुछ भी बोर्ड पर लिखकर समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो उसे देख नहीं सकता। ये उसकी निर्योग्यता है, डिसेबिलिटी है। लेकिन हम सिखाना क्या चाहते हैं? सिखा रहे हैं बच्चों को आकार, गोलाकार क्या होता है, त्रिभुजाकार क्या होता है, आयताकार क्या होता है। आप विभिन्न प्रकार के आकार बोर्ड पर लिखकर सिखा रहे हैं और आप उस बच्चे को कह दें कि देखो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, इससे तुम ना जान पाओगे कि ये आकार कैसे होते हैं। तो वाकई वो बच्चा, वो जो सीखने की परिस्थितियां हमने सबके लिए बनाई, सारे बच्चे तो उन परिस्थितियों में सीख पा रहे हैं, पर वो विशेष बच्चा नहीं सीख पा रहा, निश्चित रूप से वो विकलांग है, क्योंकि वो अपने उस वातावरण में सब लोगों से समान समायोजित नहीं हो पा रहा। ठीक है, अगर उसी समय आप उस बच्चे के सामने बच्चे के संदेह में कुछ आकार डाल दें और उसको बताएं कि देखो ये छुओ, इसमें आपको 3 कोने दिखाई पड़ेंगे, जहाँ पर आपको छूने में 3 कोने दिखाई पड़े वो त्रिभुजाकार होता है। जहाँ पर आप एक टुकड़ा उठाएंगे, इसको छूकर देखिए इससे कितने कोने दिखाई पड़ रहे हैं, कितने कोने आपको महसूस होते हैं छूने पर। बच्चा छूकर बताएगा इसमें 4 कोने महसूस होते हैं, जिसमें 4 कोने महसूस होते हैं वो आयताकार या वर्गाकार हो सकता है। एक तीसरा आपने उसको गत्ते का एक कटा हुआ आकार दिया और कहा इसको छूकर देखो इसमें कितने कोने हैं, वो उंगली घुमाता चला जाता है, कोई भी कोना नहीं है, जहाँ पर आपको कोई भी कोना नहीं दिखाई पड़ रहा है वो वृत्ताकार होता है। आपने बच्चे को सिखा दिया कि आयताकार क्या होता है, त्रिभुजाकार क्या होता है, वृत्त किस आकार के होते हैं, सारे बच्चों ने सीखा, उस बच्चे ने भी सीख लिया। तो उस परिस्थिति में वो बच्चा शारीरिक रूप से बाधित है, शारीरिक रूप से निर्योग्य है, लेकिन विकलांग नहीं है। जो बच्चे दूसरे बच्चे कर पा रहे हैं वही वो भी कर पा रहा है। इसी तरह से अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, अगर एक बच्चा अपने सामान्य पैरों से जा पाता है, दूसरे बच्चे के पैर में किसी तरह का कोई डिफेक्ट की वजह से वो चलना उसके लिए सुगम नहीं होते, है ना। तो जो पैर का डिफेक्ट है वो तो अच्छी बाधिता हो, ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट, और उसकी वजह से वो चल नहीं सकता है, ये निर्योग्यता, ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी। लेकिन अगर आपने उसे आर्टिफिशियल पैर या कैलिपर्स या इसी तरह की कोई भी असिस्टिव डिवाइस उसको दे या और कुछ नहीं तो आपने उसको व्हीलचेयर दे दी जिससे वो आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, तो आवागमन में उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, वो विकलांग नहीं है ना। वो आपकी बाधित है, आपकी निर्योग्य है, लेकिन आपकी विकलांग हमसे नहीं है। तो भी सारे बच्चे जा रहे हैं और वो बच्चा ही जा रहा है। इस अंतर को समझने के लिए मैं आपके साथ एक अपने साथ घटी हुई घटना बताना चाहूंगी। ये बहुत पहले घटी थी जब मैं खुद हाई स्कूल की स्टूडेंट, और तब वो घटना घट भी गई और मैंने कभी उस पर विचार नहीं किया था। और जब मैं शिक्षक बनी और मैंने इस क्षेत्र में काम करना शुरू किया, तब मैंने उस घटना को दोबारा
आज की समझ के साथ उस घटना को दोबारा जानने की कोशिश करी, देखा, और तब मैंने पाया कि जितना कुछ मैंने उस समय मिल किया था, करना क्या है वो बताती हूँ। हम हाईस्कूल में थे, मेरठ से मैंने हाईस्कूल किया था और हमारा डे बोर्डिंग था, मतलब हम लोग लोकल बच्चे भी जाते थे और बोर्डिंग में भी बच्चे रहा करते थे। तो हमारे एक पापा के फ्रेंड होते थे, उनके पूरी तरह से देख रही थी, वो हॉस्पिटल में बोर्डिंग में रहती थी और क्योंकि पापा उसके दूसरे जाते थे तो बोला शनिवार को मेरे साथ मेरे घर आती थी, संडे हमारे साथ रहती थी और मंडे को फिर वो अपने हॉस्पिटल चली जाती थी, हॉस्पिटल में रहती थी। तो जैसे कि वो उस तरह की उम्र का तकाजा होता है ना, हमें भी लगा, मुझे लगा कि हम भी हॉस्पिटल में जाते हैं, देखे कि हॉस्पिटल में अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा कि मैं एक दिन हम घर वापस न जाके मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में देखा कि मैं रुक जाऊँ। मैं उस दिन शनिवार को अपने घर वापस गई, उसके साथ हॉस्पिटल में रुक गई, परमिशन के साथ रुक गई। रात में हम लोगों ने रेस्टोरेंट में खाना खाया, उसके बाद कमरे में वापस आए। सोने से पहले उसने कहा कि मैं जब से पानी भर के दिया, कॉरिडोर में दूर पे नल लगा हुआ था। तो जैसे हम लोगों की एक फीलिंग होती है ना कि इशारा वाला भाव रहता है कि अरे ये बेचारी, तो मैं भी कहा कि जाओ जाओ, तुम कहाँ जाओगी, मैं घर जाती हूँ पानी तो उसको थोड़ा बुरा लगा उसने कि तुम कौन सा रोज रहती हो, उसको नहीं बस इतना पानी, तो मैं घर जाऊँ और वो पानी देने के लिए मैं उसके कमरे में अपनी मेरे छोटा सा कमरा था, उसी तरह बैठे अंधेरा हो गया और मैं उस समय मतलब उम्र की बात कर रही हूँ, मैं उस समय अंधेरे से बहुत डरती थी और जैसे बिल्कुल वो अंधेरा हो गया कमरे में और मुझे लगा कि कुछ बड़ा सफोकेशन हो रहा है। मैंने जोर से उस पर आवाज लगा दिया और मैं तेजी से बाहर की तरफ भागी कि मैं बाहर आ जाऊँ अंधेरे से, थोड़ा बाहर निकल आऊँ। और उस भागने के चक्कर में मैंने किसी चीज से मैं टकराई और कोई भारी सी चीज आवाज करती गिर गई। मैं वहीं की वहीं जड़ खड़ी रह गई, मुझे लगा मैंने कुछ बड़ा नुकसान कर दिया है, मैं टकराई, मुझे चोट भी लगी और मैं वहीं की वहीं खड़ी रह गई। वो चीज इतनी तेज थी कि उसकी तेज आवाज आई थी उसकी कि उसको भी सुनाई पड़ गया। उसने कहा वहीं खड़ी रहो, मैं आ रही। मैं जड़ अंधेरे में वहीं की वहीं खड़ी रह गई। वो आई, उसने पानी से भरा हुआ जग अपनी मेज पे रखा, उसके बाद वो अपनी अलमारी के पास गई, उसने अलमारी खोली, उसके अंदर से एक कैसेट निकाली, माचिस निकाली, कैंडल जलाई, रोशनी हुई तो मेरे सामने आई, मुझे जान में जान आई। अब तक मैंने देखा कि वो एक भारी सी चीज थी, वो टेबल क्लॉक हुआ करती थी, अलार्म क्लॉक, वो भारी थी, वो नीचे में मेज से टकराई थी और वो नीचे गिर गई थी और वो टूट गई। अब बताइए उस परिस्थिति में विकलांग कौन था? अंधेरे में मैं बाहर नहीं निकल पाई, मैं टकराई, मैंने चीज का नुकसान किया और वो लड़की उसने उस अंधेरे में, घुप अंधेरे में अपने कमरे तक आना, कहाँ मेज रखी है, उस मेज पर सारे सामानों के साथ पानी का जग कहाँ रखना है वो रखना, बिना कुछ से टकराए, बिना कुछ छुए हुए दीवार में बनी हुई अलमारी तक जाना, उस अलमारी में किस खाने में दाएं बाएं ऊपर नीचे कहाँ वो कैंडल रखी है, उस कैंडल को निकालना और जलाना उसे बिल्कुल दिक्कत नहीं। उस पूरी परिस्थिति में विकलांग कौन था? है ना? क्योंकि वातावरण के साथ जो भी उस समय का वहां का एनवायरमेंट था उसके पर मैं समायोजन नहीं कर पाई, वो बहुत अच्छे तरह से समायोजित कर रही थी। कारण क्या था? कारण ये था कि उसने उस कमरे की एक एक चीज को अपने हिसाब से सही किया हुआ था। उसे पता था कमरे में घुसना है, 3 कदम चलना है, फिर दाहिने मुड़ के 5 कदम चलना है, दाहिनी तरफ हाथ बढ़ाऊंगी तो मेज समझ में आ जाएगी, फिर मेज पर कहाँ पर कौन सी चीज है वो रख देनी है, उसके बाद वापस आना है, फिर सीधे जाना है 10 कदम, फिर दीवार पे इतनी ऊंचाई पर मुझे कुर्सी पकड़ के आने वाली है, सारी व्यवस्था उसने अपने हिसाब से कर, इसलिए उस ग्रुप अंधेरे में उससे कोई दिक्कत नहीं हुई। वो दृष्टि बाधित थी, वो दृष्टि निर्योग्य थी, लेकिन उस वातावरण में काम करने में सक्षम,
मेरे पास मेरी अपनी आंखें थी, पर उस दृष्टि में मैं विकलांग थी, थोड़ी ही देर थी। इसका मतलब क्या हुआ? विकलांगता व्यक्ति के अंदर नहीं होती, दृष्टिबाधिता व्यक्ति के अंदर होती है, इसके अंदर होती है। उस दृष्टिबाधिता, उस बाधिता की वजह से, उस बाधिता की वजह से योग्यता, काम करने की योग्यता में, उस अंग विशेष अंग में काम करने की योग्यता में कमी आती है। ठीक है, अगर आसपास की परिस्थितियों को उसकी सुविधा के अनुसार से समायोजित कर दिया जाए, अरेंज कर दिया जाए, तो उससे से काम करने में कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। वो अपने आप को विकलांग महसूस नहीं करेगी। विकलांगता व्यक्ति के अंदर नहीं होती है, विकलांगता वातावरण में होती है। जब कभी भी हम अपने आप को अपने वातावरण के साथ, जब कभी भी हम अपने आप को अपने वातावरण के साथ समायोजित, सही प्रकार समायोजित नहीं कर पाते हैं, तो हम अपने आप को विकलांग महसूस करते हैं। क्योंकि हम प्रियोरिटी में हैं, इसलिए हमने एक और महत्वपूर्ण चीज आपने महसूस करी, इस जो मेरे साथ जो घटना हुई थी, मैंने तो आपके साथ अभी शेयर करी। आपने देखा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने नोटिस करी, वो लड़की ब्लाइंड थी, उसको, प्रिया को कभी भी कैंडल की और मैच बॉक्स की जरूरत नहीं पड़ी। वो तो ब्लाइंड थी, उसे कभी जरूरत नहीं पड़ती। जब भी उसने अपनी अलमारी में, आज मुझे ये चीज सोचकर आश्चर्य होता है, जब भी उसने अपनी अलमारी में एक कैंडल और एक मैच बॉक्स संभाल के रखा हुआ था कि शायद कभी हम आंख वालों को उसकी जरूरत पड़ जाए तो वो उसको निकाल दें। और हम क्योंकि मेजोरिटी में है, हम जब चीजों को प्लान करते हैं, हम जब सड़कें प्लान करते हैं, हम जब बिल्डिंग प्लान करते हैं, हम जब रेल, रिक्शा, ऑटो, सिलेबस, करिकुलम, बिल्डिंग, स्कूल प्लान करते हैं, हम कभी उसके बारे में नहीं सोचते वो चीज कैसे चलेंगे, वो इस बात को कैसे पढ़ पाएंगे, कि उनके लिए ये सहायक सामग्री कैसे सहायक हो पाएगी। ये हमारे पास में बहुत बहुत संकुचित मानसिकता दिखाती है कि वो एक लड़की जिसको उस चीज की आवश्यकता नहीं है, उसने हमारे लिए वो चीज संभाल कर रखी हुई है, लेकिन जब हम कोई चीज प्लान करते हैं, हम उसके विषय में कभी नहीं सोचते। तो हैंडीकैप बहुत टेम्परेरी से हम सब कभी, और हम कभी बोलते भी हैं, आपने देखा होगा मेरे से जैसे हाथ पाँव भी कट गए, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। इसका मतलब क्या हुआ? एक विशेष परिस्थिति में हमने ये महसूस किया कि मेरे से जैसे हाथ पाँव, यानी कि जैसे हम विकलांग हो गए, है ना। हमने ये महसूस किया कि जैसे हम विकलांग हो गए। तो ये इतनी आसानी से हम इसको विकलांग कह देते हैं, जबकि विकलांग नहीं है। विकलांग हमारा वातावरण इनको बना देता है, क्योंकि हमने वातावरण के विभिन्न तत्वों का संयोजन केवल अपनी सुविधा के हिसाब से कर दिया है। हमने कभी इनकी जरूरतों का, इनकी आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखा। अगर हम थोड़ा भी इनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगे तो हम पाएंगे कि ये बहुत आसानी से अपने आप को वातावरण में एडजस्ट कर लेंगे, समायोजित कर लेंगे। तो कम से कम विकलांग नहीं हो, दृष्टिबाधित नहीं, वो तो एक मेडिकल इश्यू है। दृष्टिबाधिता में एक शिक्षक कुछ कर भी नहीं सकता। अगर आंखों में कोई सूज है वो तो डॉक्टर देखेगा। तो हमें क्या करना है? हमें बच्चे को सिखाना है, अधिगम कराना है, लर्निंग कराना है। हमें, अगर कोई बच्चा मेरी क्लास में आकर बैठ गया है और मैं उससे कहती हूँ कि तुम देख नहीं सकते, इसमें तुम सीख नहीं सकते, ये मेरी कमी है। वो घर से उठकर स्कूल तक आया है, मेरी क्लास में बैठा है, इसका मतलब वो सीखने के लिए तत्पर है, वो सीखना चाहता है।
ये मेरी कमी है कि मुझे कैसे उसको सिखाऊं वो तरीका नहीं आता। मुझे नहीं आता कि मैं एक 10 की बात बच्चे को कैसे पढ़ाऊं, मुझे नहीं आता कि मैं एक मध्य पत्नी से कौन सी शिक्षण रणनीति अपनाऊं, कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करूं। तो मैं अपनी कमी को ढक देती हूँ, उसके ऊपर आरोप लगा के कि भाई तुम्हें ये कमी है, तुम नहीं सीख सकते। जबकि कमी आप देखें वास्तव में हमारे अंदर होती है, हमें नहीं पता होता कि हमें उसे कैसे सिखाना है। तो जब इंक्लूसिव की बात करते हैं तो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो एक्चुअली इंक्लूसिव एक दर्शन है, आपकी सोच का परिवर्तन है। इसका मतलब होता है कि सारे बच्चे जो किसी भी प्रकार की योग्यता वाले हो, किसी भी प्रकार की कमी वाले हो, वो सब एक ही विद्यार्थी के पास और उसके अंदर एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होना चाहिए कि ये मेरा स्कूल है। और टीचर के अंदर भी ये बिलोंगिंग होनी चाहिए कि ये मेरा बच्चा है। जब हमने रिसर्च किया था, छोटे छोटे से प्रोजेक्ट किए कि टीचर्स को क्या दिक्कत है, इंक्लूजन शुरू किया जाए तो उनको क्या समस्या लगती है, तो मैंने पाया ज्यादातर को ये शिकायत थी कि इतनी तरह की वैरायटी के बच्चे हमारी क्लास में आ जाएंगे तो हम क्या क्या सीखेंगे। अब हमें क्या साइन लैंग्वेज भी आनी चाहिए कि हम मूक बच्चे बालकों को पढ़ा पाए, क्या हमें जो ब्रेल भी आना चाहिए कि हम कितना सीखेंगे। एक टीचर से आप कितना एक्सपेक्ट करते हो कि वो क्या क्या करते है ना। ज्यादातर लोगों की शिकायत थी कि जब इस तरह के बच्चे आ जाएंगे तो हम कितना जानेंगे। पर उनके लिए मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगी कि जैसे हम अपना घर बनवाते हैं, जब हम अपना घर बनाते हैं तो क्या हम सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स करते हैं, जब हम उसमें वायरिंग करवाते हैं तो क्या हम इलेक्ट्रिक इंजीनियर का कोर्स करते हैं, जब हम उसमें बिजली पानी और सारी व्यवस्थाएं करते हैं ना, कुछ नहीं करते। हमें सिर्फ अपने घर से प्यार होता है, हमें अपने घर से लगाव होता है। जैसे ही हम देखते हैं कि उसमें बिजली की कोई समस्या है तो हम पहले इलेक्ट्रिसिटी का कोर्स करके और सीख के इलेक्ट्रिशियन बन के उसको सॉल्व नहीं करते ना। हमें पता है सोसाइटी में कोई एक इलेक्ट्रिशियन है जो हमारी समस्या को हल करने के लिए आ जाएगा, हम उसे बुलाते हैं और ठीक करवा देते हैं। हमारा नल लीक करने लगता है तो क्या हम प्लम्बर का काम सीखना शुरू करते हैं? नहीं ना। अब क्या करते हैं, हमें पता है सोसाइटी में कोई एक प्लम्बर है, हम बुलाएंगे और ठीक कराएंगे। हमारे लिए जरूरी क्या होता है, अपने घर को चुस्त दुरुस्त रखना। हम उससे कोई भी कभी बर्दाश्त नहीं करते, खुदाई हम खुद नहीं करने लग जाते। पर हमें पता है कि 3 साल हो गए तो हमें इस घर को अब खुदाई कर देनी है। हमें पता है बाहर सोसाइटी में कोई एक है, हम जिसको बुलाएंगे और ठीक करवाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही हमें क्लास भी करना होगा अगर वो इंक्लूसिव क्लास होगी। बस हमें सिर्फ ये देखना है इस क्लास में आगे की इस सीट से बैठा हुआ बच्चा, पीछे की उस सीट तक बैठा हुआ बच्चा, सारे बच्चे मेरी जिम्मेदारी है। अगर मुझे नहीं आ रहा कि ये ऑटिस्टिक बच्चा है, इसकी समस्या को मैं कैसे समझूं, तो कोई सोसाइटी में है जो ऑटिज्म पे रिसर्च कर रहा है, जो ऑटिज्म के बारे में जानता है, जिसे उसको बुलाकर उससे समझना होगा। मुझे पता है ये दृष्टिबाधित बच्चा है, मैं ब्रेल नहीं सिखा सकती, बट मुझे पता है सोसाइटी में कोई एक है जो ब्रेल जानता है। मुझे सिर्फ उसको बुलाना होगा या इस बच्चे को उसके पास भेजना होगा कि जाओ तुम ब्रेल सीख कर आ जाओ। सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल ठीक है कि जब तक सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा, अब देखिए हमारी सोसाइटी ही सपोर्ट सिस्टम पे बनी हुई है। हम खाना खाते हैं, हम गेहूं नहीं उगाने लगते ना, हमें पता है एक किसान है जो गेहूं उगा रहा है, हम शिक्षक है, हम शिक्षा दे रहे हैं, कोई टेलर है वो चुका है, कोई फैक्ट्री है वो कुछ और चीजों का उत्पादन कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही क्लास में हमें सिर्फ ये करना है कि बच्चा ये जिम्मेदारी है, इसकी ये समस्या कहाँ से हल हो सकती है, सोसाइटी में कौन है जो हमें इसकी मदद कर सकता है। हमें केवल वो एक सपोर्ट सिस्टम बनाना होगा, ऐसे लोगों को ढूंढना होगा जो आप पर है और आपकी मदद करने के लिए तैयार है, और जरूरत पड़ने पर उसको बुलाकर एक जैसे होता है ना प्रिस्क्रिप्शन, हम लोग जब बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं,
अब जो क्या करता है, प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है कि आप ये खाइए, ये मत खाइए, इसके बदले ये करिए, इसके बदले ये दवा खाइए, और हम उस पर कोई क्वेश्चन नहीं करते, हम सीधे सीधे उसे फॉलो कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर कोई बच्चा, मान लीजिए मानसिक रूप से मंदबुद्धि बच्चा मेरे क्लास में है, मुझे नहीं पता रिटार्डेशन क्या होता है, मुझे नहीं पता कि इस बच्चे को मुझे कैसे ट्रीट करना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे पढ़ाना है। एक बाहर कोई है जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे के बारे में जानता है, मैं उसको कॉन्टेक्ट करूंगी और उससे प्रिस्क्रिप्शन लिखवाऊंगी, है ना। वो उस बच्चे को टेस्ट करेगा, उसका आईक्यू टेस्ट करेगा, कितना आईक्यू है, कितना समझ सकता है, कितना नहीं समझ सकता है, कितना डिफिकल्टी लेवल उसको बताना है। वो मुझे केवल प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दे देगा कि भैया आप इसको, बाकी बच्चों को 10 सवाल दो तो आप इसको केवल 2 दे के छोड़, बाकी बच्चों को इतना मुश्किल सवाल दो, बाकी बच्चों को इतना मुश्किल सवाल दो तो इसको आप इतने इजी सवाल, है ना। वो मुझे प्रिस्क्रिप्शन दे देगा, इसको आप, बाकी बच्चे 5 घंटे बैठ सकते हैं स्कूल में, इसको आप 3 घंटे के बाद ही छुट्टी दे दो, इसकी फिजिकल डिसेबिलिटी इसको लंबे समय तक बैठने के लिए अलाउ नहीं करती है। हमें केवल प्रिस्क्रिप्शन देना है और वो बहुत सारी चीजें जब ये सब एक साथ आगे लगती है बच्चे एक दूसरे के साथ, तो कुछ आपको करना ही नहीं पड़ेगा। बहुत सारी चीजें तो बच्चे आपस में भी बात कर देते हैं। पीयर ग्रुप इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है, अब जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बहुत आसानी से इन डिफरेंसेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और आप देखिए डिफरेंसेस के बारे में हमें जितनी जल्दी पता चल जाए, हम उतनी आसानी से उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। बच्चा पैदा होता है, इतना बड़ा डिफरेंस होता है, जेंडर का, माँ का, पिता का, दोनों की अपीयरेंस बिल्कुल अलग होती है, दोनों के कपड़े बिल्कुल अलग होते हैं, दोनों की आवाज बिल्कुल अलग होती है, अंदाज, भूमिकाएं बिल्कुल अलग होती है। बच्चा कभी प्रश्न नहीं करता कि ये दोनों इतने अलग क्यों है, क्योंकि से पैदा होते ही देखा है कि माँ है, बहन है, चाची है, बुआ है, ये लेडीज होती है, और पापा है, चाचा है, भाई है, दाऊ है, ये जेंट्स होते हैं। तभी इसके दिमाग में वो कितनी आसानी से एक्सेप्ट कर देता ना, उसको कोई कंफ्यूजन होता है क्या? तो पहले दिन से पैदा होते ही वो देख रहा है कि 2 तरह के लोग होते हैं। तो जेंडर जो इतना बड़ा डिफरेंस है, उसको बच्चे इतने आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। धर्म का अंतर होता है, हम इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। कास्ट का अंतर होता है, हम इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मैं ये हूँ, दूसरा वो है, तीसरा वो है। तो जब हम इस तरह के जो विशेष मानक है उसको भी हम साफ रखेंगे तो बच्चे आसानी से मान लेंगे कि अच्छा मेरे को दिखाई पड़ता है ये एक बच्चा ऐसा है जो मेरी तरह गाता है, मेरी तरह उसको भी चॉकलेट पसंद है, मेरी तरह वो भी शाहरुख खान का फैन है, बस वो देख नहीं सकता, है ना। ये जो अंतर है वो बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि जब हम छुट्टी होती है, ठंडी बजती है, उछलते कूदते बाहर भाग जाते हैं। एक बच्चा है जो रह जाता है, तो चल नहीं पाता। आप देखिए, छोड़कर देखिए, बच्चे 2 मिनट बाहर निकलेंगे तो 2 बच्चे वापस अंदर आएंगे, एक उधर से टांगेगा, एक उधर से टांगेगा, और उसको भी कुर्सियां बजाते हुए बाहर ले जाएंगे। उसको एक साथ रहने को दीजिए। जो विशेष विद्यालय है वो बच्चों को अलग कर देते हैं, बांट देते हैं, सेग्रीगेट कर देते हैं, उन बच्चों के ऊपर विशेष होने का एक ठप्पा लगा देते हैं, और वो किसी भी तरह से बात के सामान्य बातों के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते। तो केवल और केवल यही तरीका है कि उन बच्चों को शुरू से ही सामान्य बच्चों के साथ रखा जाए। और आप देखेंगे सामान्य बच्चे और विशेष बच्चे में समानताएं ढूंढना शुरू करेंगे ना, बहुत निकलेगी, ढेरों निकलेंगे। अंतर केवल एक होगा, एक बोल पाता है, दूसरा बोल नहीं पाता, एक सुन पाता है, दूसरा सुन नहीं पाता, एक बहुत तेज है, दूसरा उतना शांत नहीं है। अदरवाइज उसकी जो सिमिलैरिटीज है वो बहुत ज्यादा है। तो क्या इतनी सारी सिमिलैरिटीज को दरकिनार करते हुए केवल एक अंतर के आधार पर हम किसी बच्चे बाकी बच्चों से, सामान्य बच्चों से बात देंगे उचित होगा? तो मुझे लगता है कि हमें इंक्लूजन के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। इन बच्चों के साथ हमें अपना एक
ध्यान रखना पड़ेगा, एक स्वीकार करना पड़ेगा हमें उनकी डाइवर्सिटी को करना पड़ेगा और उनके प्रति अपने दायित्व का बोध अपने अंदर विकसित करना पड़ेगा। तो इंक्लूजन बाधा है और हमें मानसिक रूप से तैयार हो जाना चाहिए कि हमारी क्लास में कोई भी वैश्विक बच्चा आकर बैठे तो वो हमारी जिम्मेदारी है। जिससे हम उसकी मदद कर सकते हैं, लोग हैं जिसको हमारे मदद कर सकते हैं, उन्हें जान सकते हैं, अपने बच्चे को तक पहुंचा सकते हैं, सीखने में नए कौशलों को सीखने में, नई भाषाओं को सीखने में, नए तौर तरीकों को सीखने में, ताकि वो एक दूसरे के साथ, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ एडजस्ट कर पाए। तो अभी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, इन सब कामों को कैसे कर सकते हैं, सपोर्ट सिस्टम, एक्सटर्नल सपोर्ट सिस्टम क्या हो सकता है जो बाहर समुदाय से, सोसाइटी से मिले हमें, एम्बेडेड सपोर्ट सिस्टम क्या हो सकता है जो विद्यालय के स्कूल के अंदर हम डेवलप कर सकते हैं, क्लासरूम के अंदर सपोर्ट सिस्टम क्या हो सकता है। बहुत सारी बातें हैं जिन पर बहुत रखी जा सकती है, पर वो उनकी चर्चा तब करेंगे जब वो पहले अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करेंगे कि हम ये माने, स्वीकार करें कि नहीं, इन बच्चों का भी पूरा दायित्व है एक सामान्य विद्यालय में सामान्य बच्चों साथ बैठकर सामान्य परिस्थितियों में अध्ययन करना, और जो उनकी विशेष जरूरतें हैं, विशेष समस्याएं हैं, उनके लिए हमें विशेष प्राविधान स्कूल के अंदर करने होंगे। अगर आपको लगता है हाँ, अगर किसी भी तरह से आपके प्रति सोच में थोड़ा सा बदलाव आया है तो मुझे लगता है मेरी जो पहली कोशिश है वो सार्थक हो जाएगी। और अगर आप चाहेंगे तो फिर ये सब कैसे किया जाए, सपोर्ट सिस्टम कैसे बनाए जाए, कितने तरह के सपोर्ट सिस्टम हो सकते हैं, टीचर के अंदर कौन सा किस सबसे करनी होती है, उस पर हम आगे कभी चर्चा कर सकते हैं। बट आज के लिए मेरी तरफ से थैंक यू सो मच, आपने इतने ध्यान से मुझको सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम। सभी की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि मैंने स्पीकर से कनेक्ट कर रखा था क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम थी और मुझे उन्होंने फोन किया कि आप ही कनेक्ट कर सकते हो, तो मैंने आपको फोन किया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। ये तो होता है। ओके मैम, थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका कि आपने अपने व्यस्त समय में से थोड़ा सा समय में निकाल कर हम लोगों को। हेलो, अब दूसरे वक्ता श्री सूर्यनारायण जी आएंगे। सूर्यनारायण जी, आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ सर। सूर्यनारायण के नमस्कार सर। राजेश जी कुछ बताएंगे थोड़ा सा। राजेश जी, सूर्यनारायण जी का स्वागत करिए और कुछ थोड़ा सा उनके बारे में बोलिए भाई। राजेश जी सुन पा रहे हैं? राजेश? यस सर, मैं प्रेजेंट हूँ, बिल्कुल। हाँ बोलिए। मैं बहुत बहुत स्वागत कर, पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रोफेसर अमिता वाजपेयी मैम का। आज थोड़ी सी हम लोगों की किस्मत अच्छी नहीं थी कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम रही, नहीं तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से और एक बहुत अच्छा लेक्चर सुनते। मैंने देखा है टीचर्स को, प्रोफेसर्स को, वो मैम को सुनना चाहते हैं जितना हम लोगों ने यूनिवर्सिटी में सुना है। डॉक्टर सूर्यनारायण गुप्ता सर इस समय पीजीटी इंग्लिश है, केंद्रीय विद्यालय शिवपुरी में, केंद्रीय विद्यालय है शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर। और आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीएड एमएड और रिसर्च किया है। लगभग 12 से 13 वर्ष मुझे लग रहा है आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी में बिताया है और काफ़ी समय तक आप लगभग 4 से 5 वर्षों तक इग्नू बीएड में कोऑर्डिनेटर रहे हैं वहाँ रिसर्चर्स के साथ साथ। और आज के समय में मुझे लगता है कि यहाँ जितने आरएलवीज चल रहे हैं या और भी तमाम इस तरह के जो प्राइवेट स्कूल्स चल रहे हैं, वहाँ के वो टीचर्स जिन्होंने डिस्टेंस माध्यम से एजुकेशन पूरी की है या इग्नू से एजुकेशन अपनी पूरी की है, तो उनमें बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो सर के द्वारा जिनको मार्गदर्शन मिला हुआ है। एक बहुत अच्छे स्कॉलर हैं। मैंने और सर ने, हम दोनों ने यहीं देवा से ट्रेनिंग की थी और उसके बाद सर का सिलेक्शन वहाँ हो गया, सर वहाँ निकल गए। तो सर का एजुकेशन
टेक्नोलॉजी पर बहुत अच्छा कमांड है और आपका जो शोध है वो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड किसी सब्जेक्ट पर है। तो आज मैं पूरे देवा की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सर, आप एक समय ऐसा था कि देवा में ट्रेनी थे, यहीं से आपने और मैंने हम लोगों ने ट्रेनिंग ली थी और आज हम देवा के टीचर्स आपको सुनेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद राजेश। रेवरेंड चीफ गेस्ट एंड रेस्पेक्टेड ARPs and all the learned teachers. This is Dr. Surya Narayan Gupta from Kendriya Vidyalaya IIT Karera, MP। और बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों से जुड़ करके। वैसे मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस वेबिनार से जुड़ा हुआ हूँ शुरू से ही। और कमलेश सर चूंकि हमारे शिक्षक रहे हैं और देवा और बाराबंकी तो मेरी कर्म भूमि रही है, तो इसलिए यहाँ जुड़ना मेरे लिए सौभाग्य की बात होती है। तो आई एम वेरी मच प्रिविलेज्ड टू गेट अपॉर्चुनिटी टू स्पीक हियर। क्योंकि राजेश ने बताया कि मेरा जो एरिया है वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, ICT की मेरा रिसर्च रहा है और मैं कुछ और, लेकिन आज जो मुझे टॉपिक मिला है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट का है। कोशिश करूंगा मैं कि काफ़ी चीज़ें, अब समय का सर से पूछ लूँ मैं समय कितना है मुझे, तो उसी हिसाब से मैं अपनी चीज़ों को कंसाइज करने की कोशिश करूंगा। कमलेश सर सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ ठीक है सूर्य। हेलो हाँ डॉक्टर सर, टॉपिक शुरू करिए। सूर्य जी आप अपना हाँ टॉपिक करिए। सर कितना टाइम है उसी हिसाब से हम छोटा करें अपने टॉपिक को उसी हिसाब से। आप टॉपिक अपना चलाइए, हम लोग सुनने के अच्छा। लिए। ओके सर, मैं स्लाइड प्रेजेंट कर रहा हूँ, आप जरा बताइएगा कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोगों को। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? हेलो सर, स्क्रीन दिख रही है? ओके सर, स्क्रीन दिख रही है तो अच्छी बात है सर। एक मिनट। ओके, तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही रिलेवेंट है अगर आज के लिहाज से देखें हम, और साइकोलॉजी में अगर हम देखें तो स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। और हर एक फील्ड में स्ट्रेस को हम बहुत ही हम रिस्पॉन्स के रूप में देखते हैं कि कैसे स्ट्रेस को मैनेज करें। तो चाहे वो किसी मैनेजमेंट फील्ड हो या एजुकेशन की फील्ड हो या किसी भी फील्ड हो, हम स्ट्रेस के बारे में बहुत बातें करते हैं और अक्सर चर्चा करते हैं कि बहुत स्ट्रेस है, काम का है। तो आप अगर देखें इस पिक्चर को, तो इस पिक्चर को देख करके आपको आइडिया लग रहा होगा कि स्ट्रेस जब होता है तो व्यक्ति कैसा फील करता है। तो बड़ा अच्छा सा ये मैंने कहीं से ये पिक्चर ली है और इसको देखिएगा। तो सबसे पहले अगर हम जानते हैं कि जो बच्चा जब पैदा होता है और यानी फ्रॉम मोम टू टॉम, बच्चे के माँ के गर्भ से लेकर के और टॉम तक, यानी उसकी जो कब बनती है तब तक एक इंडिविजुअल जो होता है वो लगातार उसको डिफरेंट स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। कुछ ना कुछ चुनौतियां उसके सामने आती हैं और उस चुनौतियों को सामना करने के लिए वो तरह तरह के तरीके अपनाता है, तरह तरह की चीज करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मॉडर्न वर्ड है, जिसको हम कहते हैं ना कि इट इज द वर्ड ऑफ अचीवमेंट, लेकिन ये जो वर्ड ऑफ अचीवमेंट है जिसमें हम बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं, दिस इज आल्सो वर्ड ऑफ स्ट्रेस। ये तनाव की भी दुनिया है। तो दैट्स व्हाई इट हैज बीन कॉल्ड द एज ऑफ एंजाइटी एंड स्ट्रेस। इसको एंजाइटी और स्ट्रेस का भी वर्ड कहा जाता है। बेसिकली ज्यादा टाइम नहीं लेकर के हम बहुत सारी चीजों की बात नहीं करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम देखें तो हम एज ए टीचर बहुत सारा स्ट्रेस फील करते हैं। तो हमें जानना चाहिए पहले कि ये वर्ड स्ट्रेस जो है वो आया कहाँ से। बेसिकली दिस वर्ड वाज ओरिजिनली यूज्ड बाय सेलिए in 1956 to describe the pressure experienced by a person in response to life demands। हमारे जीवन की कुछ डिमांड होती है, कुछ आवश्यकताएं होती हैं, तो व्यक्ति क्या करता है उन लाइफ डिमांड्स के प्रति क्या करता है, कुछ रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। और उस रिस्पॉन्स के लिए जो प्रेशर फील करता है, प्रेशर जो एक्सपीरियंस करता है, उसी को हम स्ट्रेस कहते हैं। बेसिकली ये सेलेल ने जो डिफिनेशन दी थी, तो ये डिमांड बेसिकली ये डिमांड्स को हम स्ट्रेसर्स कहते हैं। ये डिमांड जो आवश्यकताएं होती है, लाइफ डिमांड्स होती हैं, इनको हम स्ट्रेसर्स कहते हैं।
तो ये स्ट्रेस, ये जो तनाव होता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। अक्सर हम जब तनाव की बात करते हैं तो हम अक्सर जो है वो उसको नेगेटिव सेंस में ही लेते हैं कि तनाव हो गया, लेकिन स्ट्रेस दोनों तरीके का हो सकता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, यानी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का स्ट्रेस हो सकता है। सेलाइव की डेफिनेशन अगर देखें हम तो 1956 में उन्होंने डिफाइन किया था कि स्ट्रेस इज डिफाइंड एज प्रेशर एक्सपीरियंस बाय अ पर्सन इन रिस्पांस टू लाइफ डिमांड्स and these demands are referred to as stressor and include a range of life events। इसमें बहुत सारे लाइफ इवेंट शामिल होते हैं, बहुत सारे फिजिकल फैक्टर शामिल होते हैं, जैसे कोल्ड हो गया, हंगर हो गया, हेमरेज हो गया, पेन हो गया, ऐसे बहुत सारी इन्वायरमेंटल कंडीशन बहुत सारी होती हैं। उनके प्रति क्या होते हैं, हम रेस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें हमारी स्ट्रेस में आती हैं। तो स्ट्रेस की और सारी चीजें बताई गई हैं सेल के द्वारा कि स्ट्रेस इज अ प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग टू आर डीलिंग विद सर्कमस्टेंसेस दैट डिस्टर्ब आर थ्रेटन टू डिस्टर्ब अ पर्सन्स फिजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग। मतलब एक प्रोसेस है क्या करने का, एडजस्ट करने का, अपने आप को समायोजित करने का, किन चीजों के साथ समायोजित करने का, किन चीजों के साथ डील करने का, विद सर्कमस्टेंसेस दैट डिस्टर्ब आर थ्रेटन टू डिस्टर्ब अ पर्सन्स फिजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग। ऐसे क्या होता है कि जब हम चीजें फील करते हैं, हम ऐसी परिस्थितियां फील करते हैं जिसमें क्या होता है, जो हमारे फिजिकल या साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करती है। तो हमें लगता है कि नहीं, वो हमारी साइकोलॉजिकल या फिजिकल सिस्टम को जो है वो परेशान कर रही है। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए, उससे बचने के लिए कुछ प्रोसेस अपनाते हैं, एडजस्ट करते हैं अपने आप को, वो स्ट्रेस कहलाता है। तो स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस इज अ टेंशन, स्ट्रेन, अ प्रेशर फ्रॉम अ सिचुएशन दैट response